सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है इन्होंने, इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमें कुछ टर्म्स हैं जिसका मतलब पता होना चाहिए, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। एक तो गैमेटोजेनेसिस पता होना चाहिए। गैमेट का मतलब आप लोगों को पता है, गैमेट्स। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, तो गैमेट्स का बनना होता है गैमेटोजेनेसिस। मेल्स में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवम बनेगी। तो ये सेपरेटली पढ़ेंगे आगे। देन एक टर्म होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का क्या मतलब है, इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस है क्या। इंसेमिनेशन का मतलब है स्पर्म्स का ट्रांसफर होना फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, ये होता है हमारा इंसेमिनेशन। मतलब कि उस फीमेल को इंसेमिनेट कर दिया, उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स चले गए। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेरे स्पर्म्स, मेल के स्पर्म्स फीमेल के ओवम के साथ फ्यूज कर जाएंगे, तब उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो पहले इंसेमिनेशन होगा, जेनाइटल ट्रैक्ट में चलेगा, वो थोड़ा ट्रैवल करके ऊपर जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब्स तक जाएंगे, वहाँ पे ओवम बैठा होगा, ओवम के साथ फ्यूज कर जाएगा एक स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद होगी इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होगी यूट्रस की वॉल के साथ, यूट्राइन वॉल के साथ, उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गई, उसके बाद क्या होता है, पूरा 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ये 9 मंथ्स का होता है। एंड जेस्टेशन के बाद होती है डिलीवरी। डिलीवरी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। तो गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इंसेमिनेशन, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनता है, हमारा जाइगोट बन जाता है, जो कि एक डिप्लॉइड सेल होती है। बाय नाउ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज डिप्लॉइड एंड व्हाट इज हैप्लॉइड, बट स्टिल आई टीच यू एंड आई टीच यू गैमेटोजेनेसिस। फिर हमारा होगा इम्प्लांट, फिर जाइगोट में सेल्स की डिवीजन होगी, तो और उससे बनेगा हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ये सब आएगा आगे। देन इम्प्लांटेशन होगी। इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है यूट्राइन वॉल के साथ, उसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे। इम्प्लांटेशन होने के बाद डेवलपमेंट होगी 9 मंथ्स तक, जिसको बोलते हैं गेस्टेशन। एंड लास्टली डिलीवरी होगी, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। फिर इंट्रोडक्शन के बाद अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ेंगे, दोनों मेल्स के अलग, फीमेल का अलग। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेल्विस में लोकेटेड होता है। इसमें क्या क्या आता है, एक तो आते हैं हमारे टेस्टिस। टेस्टिस का क्या है, पेयर है, 2 टेस्टिस होते हैं ना, तो पेयर हो गया। एंड अलॉन्ग विद, मतलब कि टेस्टिस तो ये प्राइमरी है हमारे, प्राइमरी मतलब जिसका मेन काम है। इसके 2 फंक्शंस होते हैं, एक तो हमारा टेस्टिस क्या बनाएगा, एंड्रोजन्स बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा जो मेल हार्मोन होता है। दूसरी चीज़ बनाता है ये स्पर्म्स। तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, वो क्या बनाता है, जो गोनैड्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज, वो हमारी मेन चीज़ें बनाते हैं। एक तो गैमेट्स बनाएंगे, टेस्टिस जो है वो स्पर्म्स बनाएगा, ओवरी क्या बनाएगी, ओवम। उसके अलावा हॉर्मोन्स बनाएंगे, टेस्टिस एंड्रोजन्स बनाएगा, जो कि कौन सा होता है, मेन होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन। ओवरी बनाएगी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। फिर इसके अलावा एक्सेसरी होते हैं। एक्सेसरी क्या क्या होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं जो कि ट्रांसफर में हेल्प करेंगे स्पर्म्स के। एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस डालते हैं। टेस्टिस ने तो स्पर्म्स बना दिया, अब स्पर्म्स हवा में तोड़ के नहीं जाएंगे ना, एक मीडियम चाहिए, लिक्विड मीडियम चाहिए जो कि ग्लैंड्स देंगे, सिक्रीशन, वाटरी सिक्रीशंस डालेंगे, वाटरी म्यूकस जैसी सिक्रीशंस डालेंगे जो कि ट्रांसफर में हेल्प करेंगे। एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या आएगा, स्क्रॉटम एंड पेनिस। तो हमारे पास क्या क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस। इसके 2 काम होते हैं, एक तो स्पर्म्स बनाएगा जो कि क्या होता है, गैमेट, मेल का गैमेट। दूसरा क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन। तो ये प्राइमरी का काम होता है। इसके अलावा क्या होता है, एक्सेसरी। एक्सेसरी में क्या क्या आते हैं हमारे, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, जिनके नाम अभी आएंगे। ये सिक्रीशंस डालेंगे और ट्रांसफर में हेल्प करेंगे। ये कुछ मेन काम नहीं कर रहे, कोई हार्मोन नहीं बना रहे, कोई स्पर्म्स गैमेट्स नहीं बना रहे, ये सिर्फ ट्रांसफर में हेल्प कर रहे हैं और अपने सिक्रीशंस डाल रहे हैं। अब ये जो हमारे टेस्टिस है, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब इसका ना क्वेश्चन आता है कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं है, अंदर होते तो हमें नजर नहीं आते, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, तभी आते हैं। और बाहर ऐसे ही नहीं है, पाउच के अंदर होते हैं। उस पाउच का नाम क्या है, स्क्रॉटम, जो डार्क से लिखा है।
स्क्रॉटम पाउच का नाम है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। अभी बाहर क्यों है, इसका रीज़न क्या है, रीज़न यहीं पे दिया है। इस पैराग्राफ में से एजर्शन रीज़न बन सकता है कि एक लाइन में वो दे देंगे कि जो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, दूसरी रीज़न वाली लाइन में वो ये लिख देंगे और फिर ऑप्शन दे देंगे, तो ये रीज़न भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। और कितना लो टेम्परेचर पूछ सकते हैं, 2 to 2.5। ऐसे याद कर सकते हो, 2 टेस्टिस होते हैं तो 2 और फिर 0.5 बढ़ा लो, 2 to 2.5 लोअर टेम्परेचर देंगे देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जितना नॉर्मल होता है उससे कम, ऑफ कोर्स बॉडी के बाहर तो टेम्परेचर कम ही होगा ना, तो किस चीज़ को स्क्रोटम क्या है, लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है। और लो टेम्परेचर चाहिए क्यों, लो टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे बॉडी टेम्परेचर में नहीं हो पाएगी, उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। अब टेस्टिस की शेप कैसी होती है, ओवल होती है एडल्ट्स में। इसकी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, ब्रेथ कम होगी, विड्थ या फिर ब्रेथ, क्योंकि ऐसा शेप है ना ओवल शेप, तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई इसकी। 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है एंड 2 to 3 इसकी विड्थ है। तो 2 3 4 5 से याद कर लो, 2 3 4 5, 2 to 3 इसकी विड्थ है, 4 to 5 इसकी लेंथ है। टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग ईच टेस्ट। और जो टेस्टिस है उसको प्रोटेक्शन चाहिए तो कवरिंग उसको होगी, तो कवरिंग होती है, एक डेंस कवरिंग होती है, 3 लेयर्स की डेंस कवरिंग होती है, वो इसको कवर करके रखती है। नाम नहीं पूछते नीट में कौन सी कवरिंग होती है, बस डेंस कवरिंग है, जो कि होती है नॉर्मली किडनीज में भी होती है। हर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सब कवर्ड होते हैं, सबकी कवरिंग होती है। तो टेस्टिस की भी एक डेंस कवरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। हर एक टेस्टिस, 2 टेस्टिस है, हर एक टेस्टिस में कितने 250 कंपार्टमेंट्स है और उन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। टेस्टिकुलर क्योंकि टेस्टिस के अंदर है, लॉब्यूल्स क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, तो लॉब्यूल्स। अब ये डायग्राम है, इसमें से लेबलिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये यूरेटर आ रही है ऊपर से, ये जो है ये जिसके अंदर ये येलो कलर का कुछ फील्ड है, ये यूरिन फील्ड है, यूरिनरी ब्लैडर है। ऊपर से आ रही है हमारी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर में वो एम्प्टी होगी यूरेटर, यूरिन डाल देगी इसके अंदर। ये जो दिख रहे हैं, ये पेयर में जो दिख रहे हैं, ये हमारे ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेजिकल। पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं, सेमाइनल वेजिकल होते हैं। पेयर्ड ग्लैंड्स मतलब कि 2 सेमाइनल वेजिकल्स होते हैं, तो ये सेमाइनल वेजिकल्स हैं। ये जो हाँ ये वाला, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर था। यूरिनरी ब्लैडर किसके थ्रू एम्प्टी होता है, यूरेथ्रा के थ्रू। तो इससे जो ये लाइन निकल रही है, ये ट्यूब निकल रही है, यूरेथ्रा है पूरी की पूरी, एंड तक की पूरी यूरेथ्रा है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके जस्ट नीचे एक सर्कुलर सा ग्लैंड होता है, कॉनिकल ग्लैंड होता है ये हमारा कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक ही होता है, बाकी सेमाइनल वेजिकल 2 होते हैं और एक और ग्लैंड्स आएंगे अभी, ये वाले बल्बो यूरेथ्रल, ये भी 2 होते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है कॉपर्स ग्लैंड। तो इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है बल्बो यूरेथ्रल। तो कैसे याद होगा, 2 सेमाइनल वेजिकल्स हैं, 2 1 2, पहले 2 फिर 1 अकेला फिर से 2, तो एक को 2 2 प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऊपर नीचे। ये बड़ा सा है प्रोस्टेट, साइज में भी बड़ा है तो वो अकेला ही काफ़ी है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ये भी पेयर में होते हैं प्रोस्टेट के जस्ट नीचे। ये वास्ट डिफरेंस है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है बस। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, दिस इज द वास्ट डिफरेंस, दिस इज प्रोस्टेट, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल, दिस इज सेमाइनल वेजिकल, एंड ये पेनिस है पूरा, ये हमारा यूरेथ्रा। पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स, पेनिस एंड फोरस्किन। जो टिप ऑफ द पेनिस पे एनलार्ज्ड पार्ट है, दिस इज द ग्लैंड्स पेनिस, एंड उसकी अराउंड फोरस्किन है, लूज स्किन होती है, फोरस्किन बोलते हैं उसको। सर्कमसीजन में दिस फोरस्किन इज रिमूव्ड। ये टेस्टिस है जिसके अंदर प्रेजेंट है ये, दिस इज द स्क्रॉटम, ये सैक है। इसके पीछे जो दिख रहा है ये एपिडिडाइमिस होती है, इसमें लेबल्ड नहीं है, अपनी बुक्स में लेबल कर लेना, दिस इज एपिडिडाइमिस। फिर ये जो कंटिन्यू हो रहा है ऊपर, ये वास्ट डिफरेंस है, ये जो कंटिन्यू हो रहा है। और फिर ये सेमाइनल वेजिकल जो है इसके डक्ट के साथ ना मिल जाएगा और मिल के बना लेगा ये हमारा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है यूरेथ्रा में, ये प्रोस्टेट के थ्रू एंड थ्रू जो जा रही है, ये हमारी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है।
ये पूरी ही यूरेथ्रा है, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोस्टेट के थ्रू जा रही है उसको सिंपल है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोल दिया। अब इस पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा था 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। तो इस वाले डायग्राम में इन्होंने दिखा रखे हैं, ये टेस्टिस है, दिस इज द टेस्टिस। इसके अंदर ये दिख रहे हैं कंपार्टमेंट्स, तो ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा, ये ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट्स हैं, ये होते हैं हमारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हर एक लोब्यूल में। 250 लोब्यूल्स हैं और हर एक लोब्यूल में 2 से 3 तक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, उसका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो याद कर लो, लॉब्यूल है, लॉब्यूल के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट होगी, खाली तो नहीं होगा ना, कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट जैसे कमरे होते हैं कुछ तो उसमें होता है ना, तो इसमें भी होगा। इसमें क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये अच्छा डायग्राम है, इसमें दिखा रखा है, ये हमारा क्या है, ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है राउंड राउंड, दिस इज द रेटिटेस्टिस। फिर रेटिटेस्टिस से ये दिख रहे हैं इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, इसका नाम है वाजा इफ्रेंशिया। वाजा इफ्रेंशिया, वाजा डिफरेंस अलग है, वाजा इफ्रेंशिया अलग है। फिर आएगी इसके बाद एपिडिडाइमिस, ये स्पम्स का पैसेज है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, ये रेटिटेस्टिस है, रेटिटेस्टिस के थ्रू जाएगा, इस वाले पैसेज में जाएगा, इस वाले रास्ते में जाएगा, वाजा इफ्रेंशिया इसका नाम, वाजा इफ्रेंशिया के थ्रू पहुंच जाएगा एपिडिडाइमिस से, एपिडिडाइमिस के अंदर। ये पूरा का पूरा अपना एपिडिडाइमिस है, ये वाला जो इसमें दिख रहा है ना क्लियरली, दिस दिस ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस में पहुंच जाएगा, एपिडिडाइमिस से जाएगा वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में चला गया, ये वास डिफरेंस है। ये पूरा, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर में एम्प्टी होगी, ये वास डिफरेंस है। ये सेमाइनल वेसिकल्स, ये प्रोस्टेट है हमारा, प्रोस्टेट, एंड इसके नीचे ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, और ये दिस इज द यूरेथ्रा, ये ग्लैंड्स पेनिस है, एनलार्ज्ड एंड, और ये साइड्स में फोर स्किन है, ये टेस्टिस है, ये यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट, सेमाइनल, ये सब हो गया कवर। सेमाइनल वेसिकल कितने होते हैं, 2 होते हैं, पेयर्ड है। प्रोस्टेट जो होता है वो अकेला होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ये भी 2 होते हैं। इनके फंक्शंस अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। तो ये डायग्राम है, इसमें ना पैसेज पूछते हैं वो कभी कभी। तो सबसे पहले क्या होगा, रेटिटेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद पहले तो सेमिनिफेरस, वो पैसेज पूछेंगे कि स्पर्म्स का क्या पैसेज होगा टेस्टिस से बाहर जाने का। तो सबसे पहले क्या होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर तो बनेंगे, उससे निकलेंगे रेटिटेस्टिस के थ्रू, रेटिटेस्टिस से जाएंगे वाजा इफ्रेंशिया में, वाजा इफ्रेंशिया से कहाँ जाएंगे, एपिडिडाइमिस में, वाजा इफ्रेंशिया से जाएंगे एपिडिडाइमिस में, एंड देन एपिडिडाइमिस के बाद कहाँ पे जाएंगे, वाज डिफरेंस। कभी कभी वाज डिफरेंस को वाजा डिफरेंशिया भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, वाजा डिफरेंशिया अलग है, वाज डिफरेंस अलग है। अब वही, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3, 1 से 3, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंट्स का नाम है टेस्टिकुलर लॉब्यूल। लॉब्यूल के अंदर क्या है, हर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनके अंदर क्या है, स्पर्म्स बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स मिलेंगी हमें, 2 टाइप की सेल्स मिलेंगी, एक तो होगी हमारी मेल जर्म सेल, 2 टाइप की सेल्स मिलेंगी, 1 and 2। 1 इज मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर अगर स्पर्म बन रहे हैं तो स्पर्मेटोगोनिया तो होगी ना, स्पर्म मदर सेल। एंड दूसरी होती है एक सेल जिसका नाम होता है सर्टोली सेल। इस सर्टोली सेल का एक और नाम होता है नर्स सेल भी इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख रखा है नर्स सेल। काफ़ी चीज़ें रिलीज करती है जिस पे MCQ आ जाता है, जैसे कि AMF, ABP, इनहिबिन। वैसे अब नहीं पूछते, पहले के टाइम पे पूछते थे, अब तो नहीं पूछते। ये याद रख लेना ABP, ABP इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसमें से सिर्फ ABP याद रखना अभी, क्योंकि आजकल सिर्फ यही पूछ सकते हैं। वैसे तो ये भी नहीं पूछेंगे, बट इन केस यू वांट टू नो ABP, ठीक है। जो सर्टोली सेल है उसको नर्स सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नरिशमेंट देती है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, माँ, स्पर्म्स की माँ, वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगी, और ये कौन है, नर्स। जब नर्स भी तो होती है ना, जब बच्चा होता है माँ के पास तो ध्यान रखती है बच्चे का, तो नर्स सेल होती है ये।
Male germ cells undergo meiotic divisions, finally leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. Sertoli cells का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना. और मेल जर्म सेल क्या करेगी? जर्म सेल डिवाइड करेगी, और ऑफ कोर्स कौन सी डिवीजन करेगी? मियोटिक डिवीजन. तो स्पर्मेटोगोनिया तो डिप्लॉइड होती है, 2n डिप्लॉइड, बट जो स्पर्म्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ये तो पता है. मियोसिस के थ्रू वो हैप्लॉइड हो जाते हैं. अब ये जो रीजन्स होते हैं आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसके बाहर कुछ जगह होगी, जैसे सेल्स होती हैं, एक टिश्यू की सेल्स है, सेल्स के बाहर क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना, टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था. ऐसे ये जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनके सराउंडिंग जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस. इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होती हैं? ब्लड वेजल्स. ब्लड वेजल होंगी, नॉर्मल सी बात है. कैपिलरीज होंगी, टाइनी कैपिलरीज. और क्या होगी इसके अलावा? एक सेल होती है, उसका सेल का नाम ही क्या है? इंटरस्टिशियल सेल, या फिर उसको लेडिग सेल भी बोलते हैं. अब ये लेडिग सेल का काम क्या है? ये जो है ये क्या करेगी? मेल हार्मोन्स बनाएगी, एंड्रोजन्स, जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरॉन. दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स, या फिर टेस्टोस्टेरॉन. बस. कौन कौन सी सेल्स पढ़ी हैं अभी हमने? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल्स होती हैं और सर्टोली सेल्स होती है. जर्म सेल्स मियोसिस करके स्पर्म्स बनाएगी, सर्टोली सेल्स नर्स का काम करेगी, न्यूट्रिशन देगी. और जो इसके बाहर वाला स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स, या दूसरा नाम उन सेल्स का है लेडिग सेल्स होती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरॉन बना रही हैं. तो एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन ये कहाँ पे बन रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर बन रहे हैं, लेकिन हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर बन रहे हैं बाय दी लेडिग सेल्स. अब मेल्स के एक्सेसरी डक्ट्स कौन से होते हैं? टेस्टिस तो पढ़ लिए. एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन से हैं? रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस. उसी सीक्वेंस में दे रखा है जो मैंने ऊपर बताया था. ये डक्ट्स हैं. इससे पहले कहाँ पे प्रेजेंट था? डक्ट्स है ना, डक्ट्स ट्रांसफर में हेल्प करेंगे. इससे पहले कहाँ प्रेजेंट था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. उससे रेटिटेस्टिस में गया, वासा इफ्रेंशिया में गया, वहाँ से एपिडिडाइमिस में गया, वहाँ से वास डिफरेंस में चला गया. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस. अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो किस में ओपन होगी? ओपन्स इनटू दी वासा इफ्रेंशिया थ्रू द रेटिटेस्टिस. इस लाइन का मतलब है, वही मतलब है कि पहले रेटिटेस्टिस, थ्रू रेटिटेस्टिस ना, थ्रू मतलब कि पहले रेटिटेस्टिस में जाएगी, उसके थ्रू वासा इफ्रेंशिया में जाएगी. तो इसका मतलब क्या है कि रेटिटेस्टिस, देन वासा इफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस. द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस. वही वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस में चली जाएगी. और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या लिखी है इसमें? वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस. तो वासा इफ्रेंशिया लास्ट डक्ट जो टेस्टिस के अंदर है. टेस्टिस के बाहर कौन सी डक्ट है? एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस. तो रेटिटेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया ये दोनों पहली वाली जो है ये दोनों इंट्राटेस्टिकुलर है, टेस्टिकल्स के अंदर है. और एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस टेस्टिस के बाहर है. वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस कहाँ पे? टेस्टिस के बाहर, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग लोकेटेड होती है. व्हेन यू विल गो टू MBBS, वहाँ पे एनाटमी में स्पेसिमेंट्स होते हैं, वहाँ पे यू विल अप्रिशिएट दिस. दी एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस. एपिडिडाइमिस के बाद ऑफ कोर्स वास डिफरेंस आएगा. दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन, ऊपर जाएगा, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करेगा. ये इस डायग्राम में दिख भी रहा है क्लियरली. ऊपर जा रहा है, असेंड कर रहा है एब्डोमेन में, और इसके ऊपर लूप कर रहा है. इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द एजैकुलेटरी डक्ट. इसमें एक डक्ट आ रही है सेमिनल वेजिकल से, तो ये दोनों ज्वाइन हो गए एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट. यूरेथ्रा में जब ओपन होगा वास डिफरेंस, तो डायरेक्टली वास डिफरेंस बन के ओपन नहीं होगा. किस फॉर्म में होगा? इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि यूरेथ्रा में इजैकुलेट डाल देगा, जो सीमेन है वो डाल देगा, बाय फ्यूजिंग विद अ डक्ट, जो कि डक्ट किसका है? सेमिनल वेजिकल का. तो ऊपर गया वास डिफरेंस, उसने डक्ट रिसीव किया फ्रॉम सेमिनल वेजिकल, और यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा. सेमिनल वेजिकल से एक डक्ट आया, ये दोनों मिले, इन्होंने कौन सा डक्ट बना लिया? इजैकुलेटरी डक्ट, और वो यूरेथ्रा में ओपन होगा. ये देखो, ये वास डिफरेंस ऊपर गया, ये सेमिनल वेजिकल है, इसका डक्ट है, दोनों के डक्ट मिल गए. इस डायग्राम में ज़्यादा इजीली विजिबल अच्छे से नज़र आ रहा है. ये वास डिफरेंस ऊपर आया, ये सेमिनल वेजिकल है, इसका डक्ट इसने रिसीव किया, और ये अब ये सेमिनल वेजिकल और वास डिफरेंस, इन दोनों का डक्ट मिलके एक इजैकुलेटरी डक्ट बन गया, और वो ओपन हो रहा है यूरेथ्रा के अंदर. ये यूरेथ्रा है, इसमें ओपन हो रहा है इजैकुलेटरी डक्ट.
अब इन डक्ट्स का काम क्या होता है? डक्ट्स का काम है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। स्टोर मेनली एपिडिडाइमिस में रहता है। स्पर्म्स को ट्रांसफर करेंगे टेस्टिस से आउटसाइड, बाहर तक, थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा और यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ऑफ कोर्स यूरिनरी ब्लैडर से निकल रही है ना यूरेथ्रा, तो फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। और कहाँ तक एक्सटेंड करेगी? टिप ऑफ द पेनिस तक, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मीटस। मीटस का मतलब होता है ओपनिंग, और यूरेथ्रल मतलब यूरेथ्रा की ओपनिंग। यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मीटस। ये डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। कैसे दिखती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और ये बीच में जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें होंगी लेडिक सेल्स प्रेजेंट, जो कि क्या बनाएंगी? एंड्रोजन्स। अब ये मेरा, इसमें दो टाइप की सेल्स पड़ी थी, स्पर्मेटोगोनिया होगी एक, और एक सर्टोली सेल होगी। स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है? स्पर्म बनाना, स्पर्मेटोजोआ को बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ मैच्योर होकर स्पर्म बन जाएगा। और सर्टोली सेल क्या करेगी? नरिशमेंट देगी। तो इसमें जो अलाइंड होंगी, इसकी ये लाइंड होती है ना बाय दिस टाइप ऑफ सेल्स, तो होंगी हमारी स्पर्मेटोगोनिया, पूरे में प्रेजेंट होंगी स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो इसकी कैविटी में प्रेजेंट है वो स्पर्मेटोजोआ है, जो इससे न्यूट्रिशन ले रहा है। ये सारा जो टेल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, सारा स्पर्मेटोजोआ इससे न्यूट्रिशन ले रहा है। और सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो कॉलमनार सेल्स होती हैं, जैसे ये हो गई एक सर्टोली सेल। इसमें डायग्राम में क्लियरली दिख नहीं रही है, विजिबल नहीं है, बट कॉलमनार होती हैं सर्टोली सेल्स, और स्पर्मेटोगोनिया होती है क्यूबॉइडल शेप की। तो ज़्यादातर तो स्पर्मेटोगोनिया ही, सर्टोली का नंबर कम ही होता है। ऐसे पूछेंगे नहीं आपसे कौन सी क्या है, आइडेंटिफाई नहीं करवाएंगे, बस समझने के लिए डायग्राम। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पे एंड्रोजन्स बनेंगे बाय दी लेडिक सेल्स। अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आता है पेनिस। पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है जो बाहर से विजिबल है, और ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू का बनता है जो कि पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करेगा। मसल्स का बना होता है, इरेक्शन में हेल्प करता है। इरेक्शन होगा तभी इंसेमिनेशन हो पाएगा। इंसेमिनेशन करने के लिए इरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, जो इनलार्ज एंड है ये पहले बता दिया मैंने, उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, और उसको कवर करके रखता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं। तो ये एक डायग्राम बनाया है, टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है। अगर कट करके देखेंगे तो ऑफकोर्स सर्कुलर होगा आउटलाइन में। तो एक पेयर्ड मसल होती है जो कि ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोजा। और जो नीचे दूसरी, उसका नाम होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जो कैवर्नोजा है वो दो होती है नंबर में, डोर्जल होती है, और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है वो एक ही होती है, वेंट्रल होती है। यूरेथ्रा के अराउंड होती है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और ऊपर है हमारी कॉर्पोरस कैवर्नोजा। ये दोनों के दोनों ही ब्लड वेजल्स, जो ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो ये दे विल गेट फिल्ड विद ब्लड एंड इरेक्शन विल टेक प्लेस। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आएगा? टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देख लिया, पेनिस होता है। फिर ग्लैंड्स बच गए, 3 ग्लैंड्स हमने देखे थे डायग्राम में, सेमाइनल वेजिकल पेयर्ड होते हैं, प्रोस्टेट एक ही होता है तो अप्रोस्टेट, और एक पेयर्ड होते हैं हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, इसका दूसरा नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड। ये तीनों के तीनों सिक्रीशंस प्रोवाइड करेंगे जो सेमिनल प्लाज्मा बनाने में हेल्प करेंगे। इसमें क्या क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। और जो बल्बो यूरेथ्रल लास्ट वाला है ना, बल्बो यूरेथ्रल, ये कुछ खास सिक्रीशन नहीं करता। इसकी सिक्रीशन जो होती है वो क्या होती है? म्यूकस होती है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। तो सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, क्योंकि म्यूकस वाली सिक्रीशंस होती है इसकी। जो सेमाइनल वेजिकल से वो सबसे ज़्यादा सिक्रीशन प्रोवाइड करता है, 60 to 70%। अल्कलाइन पीएच होता है सेमाइनल वेजिकल की सिक्रीशन का, और उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं, फ्रक्टोज भी होता है। प्रोस्टेट की एसिडिक सिक्रीशन होती है। बल्बो यूरेथ्रल की भी अल्कलाइन है, और बल्बो यूरेथ्रल के बारे में एक और चीज़ क्या बताई कि वो लुब्रिकेशन में हेल्प कर रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे। तो ये ज़्यादा ईजी है फीमेल वाला। इसमें क्या क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ओविडक्ट्स होते हैं जिसको फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जो कि और ये पूरा सिस्टम हमारा पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है फीमेल्स में एक्स्ट्रा, मेमोरी ग्लैंड्स। These are also integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। इन सब चीज़ों में मेमोरी ग्लैंड्स भी हेल्प करते हैं।
प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन वॉज टेस्टिस, फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर ओवरीज। क्या करते हैं फीमेल सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, गैमेट्स बनाते हैं। अब फीमेल पढ़ रहे हैं तो क्या बनाएंगे? ओवम बनाएंगे। मेल में टेस्टिस क्या बना रहे थे? स्पर्म्स। उसके अलावा हार्मोन्स बनाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर बन रहे हैं। कौन से हार्मोन्स होते हैं इन्होंने नाम नहीं दिया, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेनली। ओवरीज लोकेटेड होती हैं ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में होती हैं, 2 हैं तो ईच साइड पर होंगी। एंड ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओवरी की लेंथ दे रखी है 2 to 4 सेंटीमीटर एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। अब ऐसे उड़ तो नहीं रही होगी ना हवा में, अगर हम भागेंगे तो गिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना। वॉल के थ्रू कनेक्ट, सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं जो एब्डोमिनल वॉल है उसके साथ। तो ये पेल्विस में है तो पेल्विक वॉल के साथ कनेक्टेड होती है लिगामेंट्स की हेल्प से। यूट्रस से भी कनेक्टेड होती है ओवरी, अभी डायग्राम दिखाऊंगी। यूट्रस से भी कनेक्टेड होती है और पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड होती है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स हेल्प करते हैं। अब हमारी हर एक ओवरी कवर्ड है बाय थिन एपिथीलियम। ओवरी को एपिथीलियम कवर करके रखता है। और ओवरी के अंदर क्या है? ओवेरियन स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। ठीक है। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ओवेरियन स्ट्रोमा है, उसमें 2 जोन्स होते हैं। ओवरी के स्ट्रोमा के 2 पोर्शंस हैं। ये ओवरी हो गई, उसके अंदर पूरा स्ट्रोमा फिल्ड होगा। हवा तो भरी नहीं होगी ना बॉडी के अंदर, स्ट्रोमा फिल्ड होगा स्ट्रक्चर के अंदर। हवा भरी भी कौन सी स्ट्रक्चर होती है? इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम 11th क्लास, एल्वेलाई होती है ना लंग्स के अंदर, उसमें वो हवा होती है, बट वो भी खाली हवा नहीं होती, फ्लूइड होता है उसके अंदर भी। तो यहाँ पे स्ट्रोमा होता है पूरे में। अब उस स्ट्रोमा को बोलेंगे ओवेरियन स्ट्रोमा। अब उसका जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये तो किडनी में भी पड़ा था ना, किडनी के जो बाहर वाला एरिया था वो कॉर्टेक्स था, अंदर वाला मेड्यूला था जो मेडुलरी पिरामिड्स की फॉर्म में था। तो ऐसे ही इसके अंदर बाहर कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में होते हैं फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स, और अंदर है मेड्यूला, इनर मेड्यूला, सेंट्रल जोन जो होता है, उसमें ब्लड वेजल्स होती हैं। अब ये डायग्राम है एनसीईआरटी में, इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आया आज तक, ना कब आ सके आएगा। ये क्या है? यूट्रस। दिस इज द यूट्रस। ये पता होना चाहिए आगे क्या है पीछे क्या है। फीमेल में 3 चीज़ें हैं। सबसे आगे तो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, बीच में होती है यूट्रस, सबसे पीछे होती है दिस इज द रेक्टम। अब ये यूट्रस है, ये आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये नीचे ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आ गया। ये यूरिनरी ब्लैडर है तो ये क्या चीज़ होगी? यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होगा। ये दिस इज द क्लाइटोरिस। लाबिया, दिस इज द लेबिया माइनोरा एंड बाहर इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, अंदर डार्क एंड जो है वो लेबिया माइनोरा है। एंड ये क्या है? दिस इज वजाइना। ये हमारा यूट्रस है ना, यूट्रस के बाद क्या आएगा? पैसेज वजाइना आएगा। वजाइना के एंड को बोलेंगे वजाइनल ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब भी ओपनिंग होता है, ये यहाँ पे लिखा है वजाइनल ऑरिफिस, दिस इज द ऑरिफिस। एंड ये दिस इज, ये पूरा रेक्टम है। रेक्टम के एंड को बोलेंगे एनस। एंड ये सर्विक्स है, ये वाला पार्ट सर्विक्स है। ये उस सर्विक्स के बाद आता है वजाइना, और दोनों के दोनों मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा यूट्रस है। अब यूट्रस के पहले फेलोपियन ट्यूब्स देख, ये तो ओवरीज है हमारी। ओवरीज जो है वो यूट्रस से भी अटैच्ड है लिगामेंट्स के थ्रू, एंड पेल्विक कैविटी से भी अटैच्ड होती है। तो ये ओवरी हो गई, ये फेलोपियन ट्यूब है पूरी, या फिर इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम सबसे आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर मोस्ट, ये अपना इनफंडिब्यूलम है। इसमें से निकल रहे होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको फिम्ब्रिय बोलते हैं। ये हेल्प करती है ओवरी से ओवम को कैच करने में। इसमें प्रेजेंट होता है एक होल बना रखा है मैंने, सर्कल सा होल होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियम, जो ओवम को कैच करेगी, इसके अंदर जाएगा। देन इसका वाइडेस्ट पार्ट आता है एम्प्यूला, एंड देन आता है सबसे पीछे वाला पार्ट इस्थमस, सबसे नैरो होता है। तो 3 पार्ट्स है, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्थमस। ये अंदर यूट्राइन कैविटी है, अंदर वाला पार्ट। अब ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है यूट्रस की बॉडी का ही पार्ट है, इसको यूट्राइन फंडस बोलते हैं। यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन साइट होती है यूट्राइन फंडस। ये अंदर कैविटी है, यूट्राइन कैविटी। अब जो यूट्रस की बॉडी है उसकी जो वॉल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये याद करना है। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम,
मेट्रियम 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 सब में आएगा। पेरी सबसे बाहर, मायो मतलब मायो का मतलब होता है मसल, मसल की लेयर होती है बीच में मायोमेट्रियम, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस करती है। जब लेबर होता है तब कॉन्ट्रैक्शन करती है यही वाली लेयर मायोमेट्रियम। तो सीक्वेंस पता होना चाहिए, बाहर पेरीमेट्रियम, अंदर मायोमेट्रियम, सबसे अंदर होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है अपनी, इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है इट शोज साइक्लिक चेंजेस। साइक्लिक चेंजेस होते हैं मंथली एंडोमेट्रियम के अंदर। और ये इसका नेचर कैसा होता है, ये ग्लैंडुलर होती है, सिक्रीटरी होती है, हाईली वेस्कुलर होती है। एवरी मंथ यही वाली लेयर होती है जो शेड ऑफ होती है ड्यूरिंग मेंसेस। फेलोपियन ट्यूब्स की लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। इसमें होता है सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इसको लाइन करके रखता है। सीलिया, ये सीलिया जो होता है किस चीज़ में हेल्प करता है, ओवा, अपने आप ओवा नहीं चल सकता ना, ओवा को चलाने में ये हेल्प करेगा। ये सीलेटेड एपिथेलियम में हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा और एम्ब्रियो में फेलोपियन ट्यूब के अंदर। आप सोच रहे होंगे एम्ब्रियो कैसे, क्योंकि एम्प्यूला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है और एम्प्यूला से ही वो आगे आके एम्ब्रियो तो बन ही जाता है, फिर आगे जाके इम्प्लांट होता है। देन दिस इज द सर्विक्स, ये सर्विक्स वाला पार्ट है, इतना पार्ट। और ये पूरा सर्विक्स है ये। और ये जो अंदर स्पेस है खाली, कनाल जो है वो उसको बोलेंगे सर्विक्स का कनाल है तो सर्वाइकल कनाल, और उसके नीचे है वजाइना। ये दोनों मिलके बनाते हैं बर्थ कनाल। सर्वाइकल कनाल प्लस वजाइना, ये दोनों क्या होते हैं, बर्थ कनाल। ये थ्योरी में पार्ट लिखी है ये चीज़ें जो मैंने डायग्राम के अंदर लिख दी सारी। ये लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, पीएच मेंटेन करता है वजाइना का, और कुछ नहीं है। तो ओविडक्ट्स होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस है, वजाइना है, ये सब फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स हैं। एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन से हैं, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है एंड वजाइना, ये सारे एक्सेसरी डक्ट्स हैं। डक्ट्स का काम क्या बताया था, ट्रांसफर में हेल्प करेंगे गैमेट का, मतलब ओवम का। और प्राइमरी कौन था हमारा, ओवरी। ओवरी ट्रांसफर में हेल्प नहीं कर रही, वो कोई डक्ट नहीं, वो बना रही, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो बना रही है ओवम को। ट्रांसफर में हेल्प जो करते हैं उसको बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। कौन कौन है, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वजाइना। अब ईच फेलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, बता दिया। पेरीफेरी से एक्सटेंड करेगी यूट्रस तक। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, ओवरी के पास जो पार्ट है वो फनल शेप का होता है, इनफंडिबुलम। ये रहा ओवरी, ओवरी के पास इनफंडिबुलम है फनल शेप का। एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम, इसकी जो एजेस है वहाँ पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको बोलते हैं फिम्ब्री है, जो क्या करेंगे, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करेंगी। इनफंडिबुलम लीड्स, मतलब कि जाता है एक वाइडर पैसेज में जिसको बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला जो होता है वो वाइडर होता है, ओविडक्ट का वाइडर पार्ट जिसको एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। लास्ट पार्ट ओविडक्ट का होता है इस्थमस, उसका ल्यूमेन कैसा होता है, नैरो होता है, पतला होता है, और वो जाके यूट्रस से ज्वाइन हो जाता है। अब यूट्रस कैसी होती है, यूट्रस एक ही होती है, सिंगल होती है। यूट्रस का दूसरा नाम वॉर्म भी होता है। शेप पूछते हैं, शेप कैसा है, इन्वर्टेड पियर जैसा यूट्रस का शेप होता है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। लिगामेंट्स ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे अटैच करने में उसको पेल्विक वॉल से, वरना वो ऐसी भागेंगे दौड़ेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिक्स रखने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। यूट्रस ओपन करेगी वजाइना में, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। सर्विक्स नैरो होता है, नैरो सर्विक्स के थ्रू वजाइना में ओपन करेगी। इसका क्या मतलब है, पहले सर्विक्स आएगा फिर वजाइना, तो थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू मतलब सर्विक्स आया पहले फिर वजाइना में ओपन हो जाएगी। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कनाल। सर्विक्स की कैविटी को क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कनाल। सर्वाइकल कनाल विच अलॉन्ग विद वजाइना, ये दोनों मिलकर बनाते हैं बर्थ कनाल। ये मैंने डायग्राम में लिखा भी था, सर्वाइकल कनाल प्लस वजाइना इज बर्थ कनाल। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, 3 लेयर्स होती हैं जो डायग्राम में पढ़ा दी। सबसे बाहर वाली जो एक्सटर्नल लेयर है वो थिन होती है, मेम्ब्रेनस लेयर होती है, जिसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। पेरीमीटर से याद कर सकते हैं, पेरीमीटर बाहर होता है ना पेरीफेरी में, तो पेरीमेट्रियम। मिडिल थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल्स की होती है, ऑफकोर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल है, इनवॉलेंट्री मसल है, उसको बोलेंगे मायोमेट्रियम, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एंड सबसे इनर लेयर है विच इज ग्लैंडुलर, उसको बोलता है एंडोमेट्रियम, दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी, कैविटी को लाइन करेगी। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये भी मैंने डायग्राम में बता दिया था। अब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देखेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस, ये सारा पार्ट आता है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। मॉन्स प्यूबिस क्या है, इट इज़ ये फ्रंट वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन जैसा पार्ट है, फैटी टिश्यू होगा यहाँ पे, फैटी टिश्यू अंदर है, उसको कवर कर रखा है स्किन एंड प्यूबिक हेयर। बस क्वेश्चन है फैटी टिश्यू का, उसके ऊपर स्किन है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। लाबिया मेजोरा क्या है, ये फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस
मॉन्स प्यूबिस आगे, उससे पीछे की साइड एक्सटेंड होंगे ये लैबिया मेजोरा एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, ओपनिंग को सराउंड करेंगे. फिर आता है लैबिया माइनोरा. दीज आर ऑल्सो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू बट दीज आर प्रेजेंट अंडर द लैबिया मेजोरा. मेजोरा के अंदर है लैबिया माइनोरा. द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. जो वेजाइना की ओपनिंग होती है उसको कवर करके रखता है एक मेम्ब्रेन. उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमेन. तो वेजाइना की जो ओपनिंग है वो पार्शियली कवर्ड होती है बाय हाइमेन विच इज अ मेम्ब्रेन. एंड सम वन मोर थिंग इज देयर, क्लाइटोरिस. तो 4 चीज़ें आती हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया में, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन. क्लाइटोरिस क्या है? फिंगर लाइक टाइनी स्ट्रक्चर है विच लाइज एट द अपर जंक्शन. जंक्शन पे प्रेजेंट है 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग. तो ये लाइन उठ के आ सकती है कि ये करेक्ट लिखा है, गलत लिखा है, या फिर क्लाइटोरिस की डेफिनेशन. तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और लोकेशन क्या है, कहाँ पे लाई कर रहा है? अपर जंक्शन पे. किसके जंक्शन पे? यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं इसको माइनोरा का चेंज करके वो मेजोरा लिख सकते हैं. तो माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट है. रिमेंबर दिस. अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग. Hymen is often torn during first coitus intercourse. However, it cannot be broken by sudden fall or jolt. It can also be broken by sudden fall or jolt. Insertion of vaginal tampons, active participation in some sports like horseback riding, cycling, ये सब दे रखा है इन्होंने. यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता. बस ये कि हाइमन जो होता है ना फर्स्ट इंटरकोर्स में, ऑफन इट गेट टॉर्न एंड ब्लीडिंग होती है. बट कुछ लोग होते हैं जो इसको गलत सोच लेते हैं. अगर किसी की फर्स्ट इंटरकोर्स में ब्लीडिंग ना हो तो कि मीन्स इसने पहले से इंटरकोर्स किया है. पीपल थिंक लाइक दैट, बट you are educated people will not think that because they know that it can also be broken by other activities like horse riding हो गया, vaginal tampons हो गए, सडन फॉल हो गया, या स्पोर्ट्स हो गए. इन सब की वजह से साइकिलिंग में भी होता है ऐसा. और कुछ वुमेन में हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कॉइटस. तो हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. सो ज़रूरी नहीं है जिसमें हाइमन नहीं है वो वर्जिन नहीं है. इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. देन फीमेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में मैमरी ग्लैंड्स भी आते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या क्या है? मेनली तो ये फैट का बना होता है. पूरे में फैट फिल्ड ये जो बना रखा है दिस इज फैट. इसका साइज जो होता है वो फैट डिटरमाइन करता है. सब में अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट होगा, अलग अलग साइज होगा. ये रिब्स का कंटेंट दिखा रखा है. ये रिब्स के बीच की मसल्स बना रखी है. और ये जो मसल है बड़ी सी, दिस इज द पेक्टोरालिस मेजर. चेस्ट पे होती है एक बड़ी सी मसल जो बहुत प्रोमिनेंट होती है बॉडी बिल्डर्स के अंदर. तो ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है अपनी. अब क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें? मेमोरी लोब्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे. तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये एक लोब है. इसमें इतना क्लियरली नहीं दिख रहा. ऐसे मान लो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है. ऐसे बहुत सारे लोब्स होते हैं. लोब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेमोरी एल्वियोलस. ये छोटी छोटी जो दिख रही है ना, ये बादल जैसे छोटे छोटे कॉटन जैसे, ये एल्वियोलस है लोब के अंदर. ये मान लो एक लोब है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं ना बादल जैसे स्ट्रक्चर या फिर कॉटन जैसे. ये पूरा लोब है, लोब के अंदर प्रेजेंट है एल्वियोलस. यही सिक्रीट करेगी मिल्क और स्टोर करके रखेगी अपने अंदर. फिर डक्ट्स होंगे ऑफ कोर्स, मिल्क को निकालने के लिए डक्ट्स होंगे, रास्ते होंगे. मैमरी डक्ट्स, एम्प्यूला है, लैक्टिफेरस डक्ट है, निप्पल है, एरियोला है. अब ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं? मैमरी ग्लैंड क्या है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स. मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर. 2 होते हैं. ब्रेस्ट बोलते हैं उसको, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू. उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और फैट होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. फैट क्या करेगा? उसका साइज डिटरमाइन करेगा. एंड ग्लैंडुलर टिश्यू का काम है मिल्क की सिक्रीशन करवाना. ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू मैमरी लोब्स. 15 to 20 लोब्स होते हैं. ये पता होना चाहिए कितने होते हैं. 15 to 20 ईच ब्रेस्ट के अंदर 15 to 20 मैमरी लोब्स प्रेजेंट है. लोब के अंदर अभी डायग्राम में समझाया था, इट कंटेन्स क्लस्टर्स, मतलब बहुत सारे सेल्स. क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई. सेल्स के क्लस्टर होते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं उन सेल्स को. सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क. जो एल्वियोलाई है उसकी सेल्स मिल्क सिक्रीट करेंगी विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेन्स ऑफ एल्वियोलाई. एल्वियोलाई जो होंगी उसकी कैविटी होगी अंदर, लूमेन होगी सेल के अंदर, उसके अंदर मिल्क स्टोर होगा. एल्वियोलाई ओपन इनटू द मैमरी ट्यूब्यूल्स. छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होंगे जिसमें डायरेक्टली एल्वियोलाई ओपन होगी. देन ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब. हर एक लोब से ट्यूब्यूल्स निकल के आ रहे होंगे, वो ज्वाइन करेंगे और बनाएंगे एक मैमरी डक्ट. देन सेवरल मैमरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मैमरी एम्प्यूला which is connected to the lactiferous duct.
थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, लैक्टिफेरस के थ्रू मिल्क सक आउट हो जाएगा। तो ये पैसेज पता होना चाहिए। सबसे पहले एल्वुलाई के अंदर मिल्क बना, उससे बाहर जाएगा, उस मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा, ट्यूब्यूल्स से मेमोरी डक्ट के अंदर जाएगा, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्प्यूला में जाएगा, एंड फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क सक आउट हो जाएगा। एल्वुलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, छोटा नाम है, छोटे होंगे, छोटे से बड़े होते जाएंगे क्योंकि मिल रहे हैं, मेमोरी डक्ट, देन मेमोरी एम्प्यूला, देन फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट। तो इस डायग्राम में देखो, ये ग्लैंडुलर पार्ट है और ये फैट वाला पार्ट है। लोब्स होते हैं, 15 to 20 लोब्स हैं, मेमोरी लोब्स, उसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसको एल्वुलस बोलते हैं, उसके अंदर मिल्क होगा। बाहर कैसे निकलेगा? एल्वुलर के थ्रू निकलेगा। इसमें डायरेक्टली मेमोरी डक्ट दे रखा है, इन्होंने एक मिस कर दिया जो वहाँ पे लिखा है थ्योरी में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो हर एक एल्वुलाई से डायरेक्टली जो ट्यूब्यूल निकल रहा होगा उसको मेमोरी ट्यूब्यूल बोलेंगे। और एक लोब के अंदर बहुत सारे मेमोरी, सॉरी गलत बना दिया, ये एल्वुलाई तो अंदर है ना, हर एक एल्वुलाई जो है उससे निकल रहा होगा मेमोरी ट्यूब्यूल, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे? मेमोरी डक्ट। ये इन्होंने बना रखा है डक्ट, डक्ट निकल रहा है, डक्ट्स मिलेंगे और वाइडर बनाएंगे मेमोरी एम्प्यूला। ये जो वाइड वाइड दिख रहा है इसके अंदर, दिस इज द एम्प्यूला, और ये सारे एम्प्यूला मिलके क्या बना लेंगे? लैक्टिफेरस डक्ट। इसके थ्रू मिल्क विल सक आउट। ये निपल के अंदर प्रेजेंट है, एंड इसके सराउंडिंग स्किन होती है। एरियोला क्या होता है? हाइपर पिगमेंटेड स्किन होती है निपल के अराउंड, उसको एरियोला बोलते हैं। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, अब गैमेटोजेनेसिस देखना है। उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा, वो कैसे होगा? तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये बताए थे ना स्टार्टिंग में, मेल्स में होता है टेस्टिस एंड फीमेल में होती है ओवरीज। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, इसका काम होता है गैमेट्स बनाना। मेल क्या बनाएगा? टेस्टिस क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। ओवरीज क्या बनाएंगी? ओवम बनाएंगी, राइट। और किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगी? गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जो हमने पढ़ी थी, स्पर्मेटोगोनिया उनको बोलते थे, राइट। दे विल प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। जनरली गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे जब स्पेसिफाई नहीं किया मेल का या फीमेल का। मेल्स में गैमेटोजेनेसिस को क्या बोलेंगे? गैमेट का नाम है स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है गैमेटोजेनेसिस। पहले मेल्स का पढ़ रहे हैं, फीमेल्स में उसको oogenesis बोलेंगे, वो इसके बाद पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर में उसको स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। पढ़ा था नहीं? ये नॉर्मली मल्टीप्लाई करेगी बाय माइटोटिक डिविजन्स एंड इंक्रीज इन नंबर, ताकि नंबर बढ़ा सके। पहले तो माइटोसिस करेगी स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, मतलब कि डिप्लॉयड होती है हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो मदर सेल है। डिप्लॉयड है तो स्पर्म बनाना है, गैमेट बनाना है, तो मियोसिस करेगी। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स के। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, मियोसिस करेंगे। मियोसिस करेंगे तो क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस करना शुरू कर दिया ना उन्होंने। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है मियोसिस करेगी। मियोसिस की 2 डिवीजन होती हैं, M1 और M2। ये सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ लिया है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी ना। ये डिप्लॉयड क्यों है? क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनी है वो माइटोसिस से ही बनी है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, जो स्पर्मेटोगोनिया थी वो माइटोसिस कर रही थी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है हमारी डिप्लॉयड, ये करेगी अपनी पहली मियोटिक डिवीजन कंप्लीट। M1 अपनी कंप्लीट करेगी। M1 ही जो होती है वो रिडक्शन डिवीजन होती है, सेकेंड वाली बिल्कुल माइटोसिस जैसी होती है। तो इसके बाद ही हमारी क्या बनेगी? 2 सेल्स बनेंगी ना, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, जिसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसी हैं? हैप्लॉइड है, सिर्फ उनके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, M2 होगा इसमें। अब दूसरी डिवीजन हो जाएगी तो टोटल कितने सेल बनेंगे? दोनों मियोसिस के एंड में 4 सेल्स हो जाते हैं ना, तो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड जो बनेंगे M2 के एंड में, उसको हम स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। स्पर्मेटिड्स बन गए। अब स्पर्मेटिड्स के क्रोमोसोम नंबर पूछ रहे हैं, कितने होंगे बताओ? कोई बड़ी बात है इसमें? 23 होंगे ना, वो भी तो हैप्लॉइड ही होंगे। हैप्लॉइड से, क्योंकि माइटोसिस जैसा है उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, और हाफ थोड़ी ना हो जाएगा, 23 ही रहेगा। तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड थी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हैप्लॉइड है आप सब। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड जो है ना
वो राउंड बॉडीज होती हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ आर नथिंग बट स्पर्म्स। स्पर्म्स को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा का पूरा प्रोसेस है स्पर्म मदर सेल, मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म बनने का पूरा प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। बस एक स्टेप का नाम स्पर्मियोजेनेसिस है। कौन सा स्टेप? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद क्या होगा? स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होती है? नर्व सेल्स होती है ना ये, तो इसमें अपना सर घुसा देंगे, वो एम्बेडेड हो जाएंगे। क्यों? नरिशमेंट लेने के लिए। एंड फाइनली रिलीज्ड, ये फ्रॉम लिखा था, उसको कट करके इनटू लिखा है क्योंकि फ्रॉम गलत था। रिलीज्ड इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के अंदर आएगा ये इसका क्वेश्चन भी आया था नीट 2022 में, जो कि सब बच्चों ने फ्रॉम वाला करा था एनसीईआरटी से और गलत हो गया था सबका आंसर, इंक्लूडिंग मी। तो यहाँ पे इनटू आएगा। एंड आर फाइनली रिलीज्ड इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस तो था स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। स्पर्मिएशन क्या है? ये जो लास्ट लाइन में इन्होंने बोला है, स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म होने के बाद जब स्पर्म हेड जो है वो एम्बेडेड हो जाएगा सर्टोली सेल में, वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा और उसके बाद फाइनली वो रिलीज हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, उसके जो ल्यूमेन है वहाँ पे रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। इसके रिलीज वाले प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलेंगे। ये डायग्राम दे रखा है इन्होंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ये हमारी इसकी लाइनिंग है, इनर लाइनिंग। ये अंदर क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है अपनी, स्पर्मेटोगोनिया है ये सर्टोली सेल है। ये ऐसी वाली जो थोड़ी लॉन्ग सी है, ये सर्टोली सेल्स बना रखी है। ये सर्टोली सेल है, ये अपनी स्पर्मेटोगोनिया है पूरी। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके क्या बनाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है, ये माइटोसिस से ही बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जिसमें मियोसिस स्टार्ट होगा और बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 के बाद जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो वो हैप्लॉइड होगा, एंड स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होगा, एंड स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड होगा। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है, स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये दोनों डिप्लॉइड है, बाकी सब हैप्लॉइड है। ये स्पर्म हेड जिसमें एम्बेडेड न्यूट्रिशन ले रहे हैं और बाद में रिलीज हो जाएंगे आगे ल्यूमेन। इसको पूरे सर्कुलर को अगर हम कंप्लीट करेंगे, ये थोड़ा सा पार्ट दे रखा है ना क्रॉस सेक्शन, जो यहाँ पे देखा था पूरा सर्कुलर होता है, ये देखा था डायग्राम, पूरा सर्कुलर है, पूरा सर्कुलर है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट उसमें कट करके दिखा रखा है डायग्राम। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में। और क्यों स्टार्ट होता है, इसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? कुछ हार्मोन्स होते हैं प्यूबर्टी में। कौन से हार्मोन्स होते हैं? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GnRH। ये कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है एक GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको निकलवाएगा? हार्मोन अपने गोनाडोट्रोपिन्स को। कौन से गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं? वी हैव 2 गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं अपने पास 2, LH और एक होता है FSH। ये होते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। कौन रिलीज करवाएगा इन्हें? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज बीइंग रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस। और LH FSH कहाँ से रिलीज होते हैं? ये पिट्यूटरी से निकलते हैं। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये दोनों गोनाडोट्रोपिन्स को निकलवाएगा, LH और FSH को। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब L फॉर लेडिक सेल्स। LH किस पे एक्ट करेगा? लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा। और क्या करवाएगा? लेडिक सेल्स क्या करते थे? एंड्रोजन प्रोड्यूस करते थे ना, तो ये वही स्टिमुलेट कराएगा, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। सिंपल है LH का फंक्शन। L से लेडिक सेल्स, L से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो एंड्रोजन रिलीज कराएगा, क्योंकि ये तो हमें पता ही लेडिक सेल एंड्रोजन्स निकालते हैं। एंड्रोजन्स क्या करवाएंगे? अब एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन है, वो क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे। जो एंड्रोजन्स है वो क्या कराएंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेंगे। तो इसीलिए प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब जो दूसरा FSH है वो किस पे एक्ट करेगा? कौन बची? अब सर्टोली सेल बची, नर्व सेल बची, नर्व सेल पे एक्ट करेगा अपना FSH, एंड रिलीज करवाएगा सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन दी प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करने के कुछ फैक्टर निकलवाएगा जिन्हें बोलते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा था ना, मैच्योर हो रहा था, तो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर निकलवाता है फ्रॉम सर्टोली सेल्स। अब पहले ये वाला डायग्राम समझ लो, जो भी थ्योरी में पढ़ा है ना, इस डायग्राम से सब समझ आ जाएगा। ये जो ये वाला पार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो रेड वाले बॉक्स में, पिंक बॉक्स में, उधर
oogenesis है वो बाद में देखेंगे जब oogenesis पढ़ेंगे. अभी स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है तो ये देखते हैं. तो ये प्यूबर्टी है. प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है ना स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्मेटोगोनिया पहले तो माइटोसिस करती है. नॉर्मल माइटोसिस करके 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी. इसने 2 बनाई, 2 जो बनी वो 2 बनाएंगे तो टोटल 4 बन गई. तो पहले तो ग्रोथ होती है, सेल अपना नंबर बढ़ाती है माइटोसिस करके. इसी ये जो इतनी सारी जो सेल्स बना दी माइटोसिस करके, उसमें से कुछ सेल्स बनती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. तो ये माइटोसिस से ही बनी थी ना ये तो ये तो डिप्लॉयड ही होने वाली है. अब इसमें पहली मियोटिक डिवीजन होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में. तो जो बनेगी वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगी प्राइमरी से, तो वो हैप्लॉइड है. उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी. सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी तो बनेंगे अपने स्पर्मेटिड्स. ये भी हैप्लॉइड है. स्पर्मेटिड्स जो होंगे वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में, और इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. इस यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे. ये बन गए स्पर्मेटिड्स. तो ऐसे गोल गोल ही दिखते थे. स्पर्मेटोजोआ मैच्योर हो गए, डिफ्रेंशिएट हो गए, तो इसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. इधर वही क्रोमोसोम नंबर दिखा रखा है. स्पर्मेटोगोनिया में 40 था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी 40 है. यहाँ पे 23 दिखा रखा है. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 23 स्टार्ट हो गया, मतलब हैप्लॉइड बन गया. 46 का मतलब डिप्लॉइड, 23 मतलब हैप्लॉइड, आधा. अब ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है जो इम्पॉर्टेंट है. स्पर्म पूरा का पूरा कवर्ड होता है पहले तो बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पूरा का पूरा कवर्ड रहेगा. इसके पार्ट्स होते हैं. इसका एक हेड होता है. हेड के यहाँ पे प्रेजेंट होता है सबसे टॉप पे कैप जैसा स्ट्रक्चर, जिसको एक्रोजोम बोलते हैं. एक्रोजोम में स्पर्म कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं ओवम के अंदर. एक्रोजोम किसका बनता है? गोल्जी का. अब इसके हेड में का मेजर पार्ट होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटीरियल. कैसा होगा ये? ऑफ कोर्स हैप्लॉइड होगा. 23 क्रोमोसोम्स होंगे इसमें बस. देन इसकी नेक आती है ये छोटी सी. फिर ये इसका पूरा मिडिल पीस है. ये जो दिख रहा है ना पूरा, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है मिडिल पीस के अंदर. और माइटोकॉन्ड्रिया के अरेंजमेंट का नाम याद कर लेना, नेबेन-कर्न अरेंजमेंट. तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है यहाँ पे जो सर्कुलर सा दिख रहा है. ये इस यहाँ पे भी एक सेंट्रियोल होता है, इसको रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं. फिर ये पूरी की पूरी अपनी टेल है. टेल इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगी, और टेल के एंड से जो निकल रहा है दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख रखा है एंड पीस. अब स्पर्म में क्या क्या है, डायग्राम समझ ले, इसको पढ़ना आसान हो जाएगा. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ऐसे नजर नहीं आएगा हमको नेकेड आई से. इसमें हेड है, नेक है, मिडल पीस है, टेल है. 4 चीज़ें देख ली. हेड है, नेक है, मिडल पीस एंड टेल. चारों चीज़ें हमने देख ली डायग्राम में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म. स्पर्म हेड कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. कैसा न्यूक्लियस होता है? हैप्लॉइड. एंटीरियर पोर्शन, मतलब हेड की बात हो रही है ना, तो हेड के एंटीरियर पोर्शन में होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एक्रोजोम बोलते हैं. इस एक्रोजोम में होते हैं एंजाइम्स. इट इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. ओवम की फर्टिलाइजेशन में ये एंजाइम्स कैसे हेल्प करेंगे? ओवम को पेनिट्रेट करना है. पेनिट्रेट करके इस स्पर्म को अंदर जाना है, अपना मटीरियल जो जेनेटिक मटीरियल वो अंदर रिलीज करना है. तो उसमें एंजाइम्स हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन करने में. कौन कौन से एंजाइम पे? स्पर्म लाइजेंस बोलते हैं एंजाइम्स को. हाइलोरोनिडेज होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, एक्रोजिन होता है. नीट में इनके नाम पूछते नहीं है, बस पता होना चाहिए कि एक्रोजोम में एंजाइम्स होते हैं. मिडिल पीस है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी देता है फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. बिना मोटिलिटी के, बिना फिलोपियन ट्यूब तक जाए, वजाइना में तो इंसर्ट कर दिए स्पर्म्स सीमेन के थ्रू, बट ऊपर इसको जाना है स्विम करके फिलोपियन ट्यूब तक, तो टेल की वजह से ही हो पाता है वो. तो फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. अब ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 इतने सारे मिलियन स्पर्म्स, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कॉइटस, एक कॉइटस में. ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, अगर फर्टिलिटी होनी चाहिए तो 60% जो है वो नॉर्मल शेप साइज के हों, एंड एटलीस्ट 40% की विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए. तो ये लाइन याद होनी चाहिए, सीधा क्वेश्चन आ जाता है इस पर. वो 60% पे चेंज करके नॉर्मल शेप साइज की जगह मोटिलिटी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 40% पे शेप लिख देंगे तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी. तो ध्यान रखना 60% की शेप साइज नॉर्मल होनी चाहिए एंड मोटिलिटी 40% की ठीक होनी चाहिए. स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स. एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होंगे ना. एक्सेसरी डक्ट्स का नाम बताइए. अब जो एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, ये सब क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स ही है ना. इसके अलावा और भी थे जिसके नाम यहाँ पे नहीं लिखे. एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस तो एक्सेसरी डक्ट्स हैं. सेमिनल वेसिकल क्या है? ये ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड. एंड
प्रोस्टेट, ये भी एक्सेसरी ग्लैंड है। तो इनकी सिक्रीशन, इन दोनों एक्सेसरी डक्ट्स की, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट की, इनकी सिक्रीशन देखो कैसे याद करोगे। एक्सेसरी डक्ट्स कौन से वाले बताए थे ना, टेस्ट के बाहर कौन से होते हैं, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, बाकी वास डिफरेंशिया और एटिटेस्टिस अंदर था। तो बाहर वाले की सिक्रीशन लिखी है यहाँ पे, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस की, और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट लिखा है। कौन सा नहीं लिखा, बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल मेनली किस चीज़ में हेल्प कर रहा था, लुब्रिकेशन में, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा। तो एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, दीज आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स की मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए एसेंशियल कुछ सिक्रीशन है, वो ये सब रिलीज कर रहे हैं चारों। तो ये लाइन आ सकती है। सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म्स कंस्टिट्यूट सीमेन। सीमेन किस चीज़ से मिलके बन रहा है, दो चीज़ों से मिलके सीमेन बन रहा है, दो चीज़ों से मिलके बन रहा है, स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा। तो इस लाइन में यही लिखा है, seminal plasma along with sperms constitute the semen. The function of male accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones androgens. जो एंड्रोजन है, जो टेस्टोस्टेरोन है, वो क्या कर रहे हैं, एक्सेसरी जो डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, इनके फंक्शन को भी मेंटेन करते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस समझ ली। अब फीमेल जो ओवम होता है वो कैसे बनेगा, उसको बोलते हैं oogenesis, तो वो समझेंगे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। स्पर्म बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे थे, ओवम बनने को oogenesis बोल रहे हैं, विच इज़ मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। डिफरेंस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, बस ना थोड़ा टाइम का डिफरेंस है, बाकी ज़्यादातर सेम है सब कुछ। oogenesis जो है वो इनिशिएट हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, लेकिन oogenesis कब है, जब फीमेल जो फीटस है वो माँ के यूट्रस के अंदर है, तभी। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स। oogonia, मेल्स में क्या नाम था इसका, स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल में oogonia बोलेंगे इसे। मदर सेल को क्या बोलेंगे, oogonia। मिलियंस होती हैं ये प्रेजेंट ओवरी के अंदर, फॉर्म्ड विद इन द फीटल ओवरी। फीटल ओवरी जो फीटस की ओवरी है उसके अंदर इतनी सारी oogonia बन गई। कब बनी, जब वो खुद ही मदर के वॉर्म के अंदर है, वो मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ वॉर्म के अंदर है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई नए oogonia नहीं बनेंगे, जितने भी हैं बर्थ से पहले बन जाएंगे सारे। दीज सेल स्टार्ट डिविजन स्टार्ट करेंगे एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। अब ये डिवीजन कर रहे हैं oogonia, तो मियोसिस करेंगे ना ये। अब मियोसिस के स्टेजेस पढ़े थे, याद है, प्रोफेज 1, प्रोफेज होते थे, प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, टीलोफेज था। तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 बोलेंगे उसके प्रोफेज को, ऐसे मियोसिस 2 का प्रोफेज 2 होता है। तो प्रोफेज 1 मियोसिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ही चल रही है उसके प्रोफेज 1 में। अब फर्स्ट जो प्रोफेज 1 था याद करो, सेल साइकिल सेल डिवीजन से, उसके भी अपने 5 फेजेस थे। लेप्टोटीन था, जाइगोटीन था, पैकाइटीन था, डिप्लोटीन था, डाइकाइनेसिस था। तो ये जो डिप्लोटीन लिखा है ना मैंने ब्रैकेट में, दिख रहे हैं, डिप्लोटीन लिखा है ब्रैकेट में, तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं ये, मतलब कि डिवीजन बंद कर देते हैं। तो दीज सेल स्टार्ट डिवीजन जो oogonia है एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पररीली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। याद रखना, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाएंगे। अब जब अरेस्ट हो जाएंगे तो इनका नाम है प्राइमरी oocytes। ये भी डिप्लॉयड ही होंगे, क्योंकि अभी तक फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है ना। कंप्लीट हो गई होती तो हैप्लॉइड हो जाते, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, तो अभी ये डिप्लॉयड। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है, वहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी थी वो माइटोसिस से बनी थी, याद रखना। तो वो डिप्लॉयड इसलिए थी। ये डिप्लॉयड क्यों, क्योंकि अरेस्ट है ये, इसकी मियोसिस कंप्लीट ही नहीं हुई। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो चुका है, अब डिवाइड नहीं कर रहा, इसके अराउंड ना सेल्स आ जाएंगी इसे बचाने। इसके अराउंड ऐसे याद कर लो कि अरेस्ट हो गया ना, तो सेल्स इसको सराउंड कर लेंगी, अरेस्ट कर रखा है तो भाग ना जाए कहीं, तो सेल्स उसको सराउंड करेंगे, उनका नाम है ग्रेनुलोसा सेल्स। और अब क्या बोलेंगे, oocyte प्लस दिस ग्रेनुलोसा सेल, ये जब मिल जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं डीजनरेट हो जाएंगे, उसको फॉलिकुलर एट्रेजिया बोलते हैं। एट्रेजिया का मतलब है डीजनरेशन। देयरफॉर एट प्यूबर्टी में कम हो जाएंगे अब ये, 60 to 80,000 बचे हैं सिर्फ। और कहाँ, जब बर्थ से पहले कितने थे, कपल ऑफ मिलियन oogonia प्रेजेंट थे। अब कितने बचे प्यूबर्टी में, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी में। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा की और लेयर्स आएंगी एंड अ न्यू थीका।
एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, एक थीका ने सराउंड किया, अब इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte पड़ा है। सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल, अभी टर्शियरी फॉलिकल बन जाएगा। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, तीनों में जो oocyte है वो प्राइमरी oocyte है। oocyte नहीं है सेकेंडरी टर्शियरी, oocyte अभी प्राइमरी ही है। टर्शियरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, ये बात याद रखना। एंट्रम कहाँ पे आया? फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम कहाँ पे देखने को मिलेगी? टर्शियरी फॉलिकल में। और टर्शियरी फॉलिकल के बारे में एक और बात, जो थीका लेयर है ऑर्गेनाइज हो चुकी है इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। इट इज, और ये जो थीका लेयर होती है ना, ये ईस्ट्रोजन रिलीज करती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ एट दिस स्टेज, इसी वाले स्टेज पे, टर्शियरी फॉलिकल वाले स्टेज पे, प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। वो तो फर्स्ट म्योसिस में अटका हुआ है ना, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। अब जब प्यूबर्टी आएगी तब इसकी फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होगी टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। टर्शियरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ही oocyte था। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन। मेल्स में जो डिवीजन हो रही थी ना म्योसिस, वो इक्वल हो रही थी। फीमेल में होगी, याद रखना, अनइक्वल डिवीजन होगी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। एक तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाएगा जो कि हैप्लॉइड होगा, और एक पोलर बॉडी बनेगी टाइनी सी, फर्स्ट पोलर बॉडी उसको बोलेंगे। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये भी अरेस्ट हो जाता है, ये अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 में। और ये इसकी डिवीजन कब कंप्लीट होगी? जब फर्टिलाइजेशन होगी। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अरेस्ट एट मेटाफेज 2, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इट्स म्योसिस, ऑन फर्टिलाइजेशन कंप्लीट्स इट्स म्योसिस। फर्टिलाइजेशन जब होगी तो अपनी म्योसिस कंप्लीट कर लेगा और क्या बनाएगा? ओवम और पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और ओवम बनेगा। अब ये वाला डायग्राम देखो, उगोनिया, ये फीटल लाइफ बना रखी है यहाँ से यहाँ तक की, पूरी यहाँ तक की फीटल लाइफ है। उगोनिया माइटोसिस करेगी, डिफ्रेंशिएशन करके प्राइमरी oocytes बना लेगी। प्राइमरी oocytes, इधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था माइटोसिस से, इसने माइटोसिस करा, डिफ्रेंशिएशन करा, बहुत सारे ओगोनिया बना लिए जो नंबर में बड़े। उसके बाद इसने प्राइमरी oocyte बनाए विच इज अगेन डिप्लॉयड। अब प्राइमरी oocyte जो होंगे वो अरेस्ट हो जाएंगे फर्स्ट म्योटिक डिवीजन में, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट म्योसिस में ही अरेस्ट हो जाते हैं प्राइमरी, ये वाले अरेस्टेड रहेंगे। M1 के भी किस में? P लिख रही हूँ, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो चुके हैं। ओवुलेशन होने से पहले इसकी जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होगी। और ये चीज़ याद रखना, ओवुलेशन में जो रिलीज होता है ना वो ओवम नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होता है। वो ओवम तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब स्पर्म फ्यूज़ करेगा उसके साथ, तब उसकी सेकेंडरी म्योसिस कंप्लीट होगी, सेकेंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होगी और तब वो ओवम बन जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी विल बी रिलीज्ड। तो ये प्राइमरी oocyte है, ये फीटल लाइफ ही चल रही है, बर्थ हो गया अब उसका, फीटल लाइफ में अरेस्ट हो गई थी ना, बर्थ हो गया अब उसका, चाइल्डहुड हो गया, प्यूबर्टी पे आ गई, प्यूबर्टी पे आने के बाद इसकी डिवीजन हुई है, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गई। और ये सेकेंडरी oocyte कैसा है? हैप्लॉइड, और साथ में एक पोलर बॉडी बनी है टाइनी सी। अब एडल्ट लाइफ, यहाँ पे लिखा है एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, तो इसका मतलब है कि जब वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में आ गई, जब फर्टिलाइजेशन होगी, तब जाके सेकेंडरी oocyte की M2 सेकेंड म्योसिस म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होगी और वो ओवम बनेगा जब स्पर्म फ्यूज़ कर जाएगा, और साथ में सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगी। The secondary oocyte retains the bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. Primary oocyte से secondary oocyte बना था ना, secondary oocyte हमारा haploid है, primary oocyte क्या था? Diploid। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड, प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड, ठीक है। सेकेंडरी oocyte अपना हैप्लॉइड है, ये रिटेन करता है बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte, और थोड़ा सा जो निकलेगा वो अपनी पोलर बॉडी होगी। तो इसका फ़ायदा क्या है? क्यों? क्योंकि ये जो बल्क इसके अंदर रहेगा वो फूड सोर्स होगा फॉर द एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर होती है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट म्योटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर, और डिजेनरेटिव के बारे में कुछ नहीं पता कि फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होता है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। अब ये बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। याद रखना, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है ना। टर्शियरी में प्राइमरी oocyte था, उसी के अंदर प्राइमरी oocyte ने डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte बनाया, और जो हमारा टर्शियरी फॉलिकल था सेकेंडरी oocyte बन गया उसमें, अब वो मैच्योर होकर ट्रांसफॉर्म हो गया ग्राफियन फॉलिकल के अंदर।
सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड, अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte है, सेकेंडरी oocyte है ना ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अपना, और वो क्या करेगा, ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है इसके अराउंड एक लेयर आ जाएगी, जोना पेलुसिडा की लेयर। इट इज़ एन ए सेल्यूलर लेयर, सेल्स की लेयर नहीं होगी, ये खुद ही सिक्रीट करेगा ये मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा उसको बोलेंगे हम। और ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स, अब जब ओवुलेशन का टाइम होगा तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा एंड रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte को। देखा यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी oocyte, बैकेट में इन्होंने ओवम लिख रखा है, जो कि वो बाद में बनाएगा फ्रॉम दी ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन में याद रखना ओवम नहीं सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अब ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये बताया था ना, ये अंदर ओवरी के अंदर स्ट्रोमा भरा होता है, कॉर्टेक्स होता है, बाहर जो होता है उसको कॉर्टेक्स बोलेंगे, अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं। कॉर्टेक्स में होते हैं फॉलिकल्स अपने प्रेजेंट, और मेड्यूला में होते हैं ब्लड वेजल्स प्रेजेंट। तो ये देखो ये हमारे छोटे छोटे से जो फॉलिकल्स हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। ये जो बड़ी सी दिख रही है ना, ये इसको, ये एंट्रम है, येलो कलर की ये कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, जो कि टर्शियरी फॉलिकल में नजर आती है। टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो डायग्राम देके ऐसे मार्क करके बोल देंगे, बताओ ये क्या है, ये टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल है वे जो इसके साथ फ्यूज़ कर गया। ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, और ये फाइनली रप्चर हो गया अपना ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन और टर्शियरी एक जैसा लग रहा होगा थोड़ा, दोनों में ही एंट्रम है, तो कैसे पता लगाएंगे टर्शियरी कौन सा, जो पहले होगा वो टर्शियरी होगा, जो बाद में वो ग्राफियन होगा, और वही आगे जाके फ्यूज़ कर गया और रप्चर होकर उसने ओवम को रिलीज कर दिया, विच इज़ नथिंग बट सेकेंडरी oocyte। ओवम अभी सेकेंडरी oocyte है, जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज़ करेगा तब जाके इसकी सेकेंड मेयोसिस कंप्लीट होती है, तब तक ये अरेस्टेड होता है उससे पहले। एंड बाद में क्या होगा, जो इसके रिमेन्स होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के, वो ग्राफियन फॉलिकल के जो रिमेन्स होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक साइकिल है। साइकिल का मतलब होता है कोई भी चीज़ के आगे साइकिल लगता है अगर बायोलॉजी में, तो उसका मतलब है वो मंथली या फिर वीकली या मतलब किसी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ रिपीट होगी, दैट इज़ अ साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स में अलग साइकिल होती है, जो प्राइमेट फीमेल्स होते हैं जैसे मंकीज़ हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग्स है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगी कभी, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आती है प्यूबर्टी पे आएगी ऑफ कोर्स, उसको बोलेंगे मिनार्की। और ह्यूमंस में जो मेंस्ट्रुएशन है वो कब रिपीट होगी, रिपीट होने का वही मतलब है ना कि साइकिल कितने दिन की है, तो वो कितने दिन की 28 या फिर 29 डेज़ की इंटरवल पे वो रिपीट होगी। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक साइकिल से अगली साइकिल स्टार्ट होने तक जितनी भी इवेंट्स चलेंगे साइकिल में, अलग अलग इवेंट्स आएंगे जो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, वो सारे होते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल्स के लिए जिस दिन मेंसेस आते हैं दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल, एंड उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो अब ये तो हमें पता है वन ओवम इज रिलीज्ड। ओव्यूलेशन क्या होती है, ओव्यूलेशन में ओवम रिलीज होता है, और ओवम होता क्या है एग्जैक्टली, सेकेंडरी oocyte हम लोग पढ़ चुके थे। ओवम वो कब बनता है, जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज करता है। तो ओव्यूलेशन में ओवम रिलीज हुआ और ड्यूरिंग द मिडिल में, साइकिल के मिडिल में वो रिलीज होता है ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में 28 to 29 डेज़ की, तो मिडिल में 14-15 डेज़ पे आया तो ओवुलेशन होगी तब, और ओवम रिलीज होगा। द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक फिगर बना रखा है एनसीईआरटी में, उसमें सारे इवेंट्स दिखा रखे हैं। अब ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है बहुत, तो इसमें सारे फेजेस दिखा रखे हैं। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन वाला, जो 1 से लेके 5 डेज तक होता है, ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं, किसी किसी में 6 डेज़ का भी हो सकता है, फिर 7 डेज़ का भी हो सकता है। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होगा जिसमें ब्लीडिंग होगी, एंड ये देखो ये यूट्रस की जो लाइनिंग है उसकी थिकनेस दिखा रखी है, इस वाले बॉक्स में यूट्राइन इवेंट्स दिखा रखे हैं। तो ब्लीडिंग की वजह से थिकनेस कम हो गई, पहले थिक थी अब थिकनेस कम हो गई। फिर इसके बाद इसकी थिकनेस वापस ठीक करने के लिए जो अगला फेज होता है वो होता है फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इसके दो नाम क्यों है, फॉलिक्यूलर फेज इसलिए क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, प्रोलिफरेटिव इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वो वापस से रीजनरेट होना स्टार्ट होती है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवीजन हो रहा है उसमें और उसकी थिकनेस वापस से बढ़नी स्टार्ट होगी, फिर जब बढ़ते बढ़ते पूरी नॉर्मल थिकनेस हो जाएगी
कौन से फेज़ में आके, ल्यूटियल फेज़ में। ल्यूटियल फेज़ में ओवेरियन इवेंट्स में हमें कॉर्पस ल्यूटियम दिखेगा, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। भी ये सब एक्सप्लेन करूँगी। इस ल्यूटियल फेज़ का दूसरा नाम सिक्रीटरी फेज़ भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर बन जाती है हाईली, एंड देन नेक्स्ट साइकिल विल बिगिन। ये यूट्राइन इवेंट्स हैं। इधर हमारे ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल्स दिखा रखे हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। इधर ओवेरियन फॉलिकल्स दिखा रखे हैं, एंड सबसे टॉप पे पिट्यूटरी हार्मोन्स दिखा रखे हैं। तो बिल्कुल बिगनिंग में जब मेंस्ट्रुएशन फेज चल रहा है तो एफएसएच एंड एलएच इनके लेवल्स कम है, लो लेवल्स हैं इनके। और जब इनके लेवल्स लो हैं तो अभी डेवलप जो फॉलिकल्स हैं वो छोटे छोटे फॉलिकल्स अभी डेवलप हो रहे हैं। एंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बेस लाइन पे ही है। अभी ब्लू वाला ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन अपना रेड है। एक चीज़ याद रखना, ईस्ट्रोजन में 2 पीक आती हैं। ब्लू वाला जो इसमें 2 बार पीक आ रही है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन में एक ही पीक आ रही है। अभी पता चलेगा पीक क्यों आ रही है। और यहाँ पे ये मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? द साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुअल फेज। डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। द मेंस्ट्रुअल फ्लो results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through the vagina। जो यूट्रस है उसकी जो एंडोमेट्रियल वाली लाइनिंग है, जो सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग थी, बताया था ना, दैट इज ग्लैंडुलर एंड सिक्रीटरी, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसकी ब्लड वेजल्स उसमें हाईली वैस्कुलर होती है वो, उसमें ब्लड वेजल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो लिक्विड के फॉर्म में बाहर आएगा थ्रू द वजाइना, जिसको ब्लीडिंग कहेंगे। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये तो 2 केसेस हो सकते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, रुक जाएगी, फीमेल विल गेट प्रेग्नेंट एंड मेंस्ट्रुएशन, ऑल द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। बट इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट हैपेंड yet, then what will happen? Then menstruation will occur every month। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर नहीं मेंस्ट्रुएशन हुआ किसी को तो हो सकता है वो सोचने लगी कि हाँ प्रेगनेंसी हो सकती है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। हाउएवर इट में ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एटसेट्रा। बट और दूसरे रीजंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन ना हो। ज़रूरी नहीं है हमेशा कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो प्रेगनेंसी ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर मेंस्ट्रुएशन के बाद अब नेक्स्ट कौन सा फेज़ है? फॉलिक्यूलर फेज़ या प्रोलिफरेटिव फेज़। फॉलिक्यूलर फेज़ क्यों? क्योंकि जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होकर मच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना रहे हैं। दिस इज द मच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एंड प्रोलिफरेटिव क्यों कह रही है? क्योंकि साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे जब फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं ना, तो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी प्रोलिफरेट कर रही है, वो रीजनरेट कर रही है, तो इसलिए प्रोलिफरेटिव भी बोल सकते हैं इस फेज़ को। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और इन दोनों चीज़ों को कौन रेगुलेट करेगा, कौन करवाएगा? ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन्स, एलएच और एफएसएच अपने पिट्यूटरी हार्मोन, एंड ओवेरियन हार्मोन्स कौन है? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और जो हमारे ये डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं ना, वो ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। ये जो इनकी थीका लेयर होती है वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करती है। इसीलिए जब फॉलिकल देखो बड़ा हो गया तो ईस्ट्रोजन भी ज़्यादा रिलीज हो रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को रिलीज नहीं करते। फॉलिकल जैसे जैसे बढ़ रहा है ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, पीक पे आ रहा है। और ये जो ईस्ट्रोजन होता है, यहाँ पे मैंने पेंसिल से लिख रखा है, मॉडरेट लेवल्स पे ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देगा अपने एलएच और एफएसएच को। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि उनकी जो सिक्रीशन है उसको रोकेगा, उन्हें कम निकलवाएगा। लेकिन हाई लेवल्स पे, जो बहुत हाई लेवल हो जाएंगे ईस्ट्रोजन के, जैसे ओवुलेशन के टाइम पे हाई लेवल हो गए, वहाँ पे वो इनको पॉजिटिव फीडबैक देने लग जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक देने की वजह से उसका भी सिक्रीशन एकदम बढ़ जाएगा, तो उनकी भी पीक आ गई। जब ईस्ट्रोजन की पीक आई तो इन दोनों की भी साथ साथ पीक आ गई। तो जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल ईस्ट्रोजन के होंगे तो इसको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा और इनकी भी पीक आ जाएगी एलएच एफएसएच की। और ईस्ट्रोजन को कौन रिलीज़ कर रहे थे? डेवलपिंग फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन को रिलीज़ कर रहे थे। और ईस्ट्रोजन का दूसरा काम क्या है? एक तो फीडबैक दे रहा है गोनेडोट्रोपिन्स को। गोनेडोट्रोपिन्स क्या? हमारे एलएच एफएसएच। दूसरा काम ईस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट, ईस्ट्रोजन क्या करता है? ये एंडोमेट्रियम जो है उसको प्रोलिफरेट करवाता है, रीजनरेट करवाता है ईस्ट्रोजन, और बाद में उसको मेंटेन प्रोजेस्टेरोन करता है। तो प्रोजेस्टेरोन का काम इसको मेंटेन करके रखने का है, लेकिन उससे पहले जो प्रोलिफरेशन इसकी करवाई वो ईस्ट्रोजन ने करवाई थी। तो ईस्ट्रोजन इसको भी प्रोलिफरेट करवाता है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ईस्ट्रोजन रिस्टोर्स द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में ही ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था थ्रू डेवलपिंग फॉलिकल्स, और उसने इसको रीजनरेट करवाया। एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? बाद में मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को।
ड्यूरिंग द सिक्रेटरी ल्यूटियल फेज। तो अभी जो समझाया फॉलिकुलर फेज के बारे में वो पढ़ लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, मतलब ये सेकेंड फेज है अपना फॉलिकुलर फेज। और इस फेज में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो, प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करेंगे टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एंड फॉलिकल्स क्या रिलीज कर रहे थे, ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था, साथ साथ एंडोमेट्रियम जो है वो रीजनरेट कर रही थी। पता चला एंडोमेट्रियम क्यों साथ साथ रीजनरेट कर रही है, क्योंकि जो फॉलिकल्स जो डेवलप हो रहे हैं वो ईस्ट्रोजन निकाल रहे हैं, उसी की वजह से साथ साथ साइमल्टेनियसली का मतलब है साथ साथ जो एंडोमेट्रियम है वो भी रीजनरेट कर रहा है थ्रू प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब है डिवीजन, सेल डिवीजन। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones। अब ये changes कौन करवा रहे हैं, ये जो ग्रोथ हो रही है फॉलिकल्स की एंड जो ये रीजनरेशन हो रही है एंडोमेट्रियम की, ये पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स करवा रहे हैं। पिट्यूटरी हार्मोन्स LHFSH है, ओवेरियन हार्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है। और कौन निकाल रहा है ईस्ट्रोजन को, वही ग्रोइंग फॉलिकल्स, और उसको पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा है। द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स LHFSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इनकी सिक्रीशन बढ़ रही थी। एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और ये LHFSH क्या करवा रहे थे, फॉलिकल्स, इसका नाम ही LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराएंगे। एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, और जब ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराएंगे तो फॉलिकल्स डेवलप होकर क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। बोथ LHFSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल, साइकिल के मिडिल में 14th डे पे अराउंड, जो नॉर्मल 28 डेज की जिसकी साइकिल होगी उसमें 14 डेज पे दोनों का LH और FSH जो है वो पीक अटेन कर लेंगे, पीक पे आ जाएंगे। पीक मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल पे अपने। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज, इसको LH सर्ज बोलते हैं, रैपिड सिक्रेशन LH को, जिसकी वजह से उसका एकदम से स्पाइक, उसका मैक्सिमम लेवल आ जाता है साइकिल के मिड में, उसे क्या बोलते हैं, LH सर्ज। ये LH सर्ज क्या कराता है, इट इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। ये LH सर्ज क्या कराता है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा देता है और उसकी वजह से ओवम रिलीज होता है, ओवुलेशन हो जाती है। ओवुलेशन एक अलग से फेज नहीं है, बस एक छोटा सा इवेंट है, कोई बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, एक ही बार में हो जाता है। तो ये ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन के बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा लास्ट फेज, ल्यूटियल फेज। अब ये देखो इन्होंने क्या समझाया, ये ओवुलेशन दिखा रखा है इस लाइन से। तो LH सर्ज आया, LH का ऊपर लेवल गया LHFSH का, ये रेड वाला FSH है, ब्लू वाला LH है। LH हमेशा FSH से ज़्यादा है। तो जैसे इसका सर्ज आया, और इसका सर्ज किसकी वजह से आता है, अपने ईस्ट्रोजन की वजह से आता है, इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है ईस्ट्रोजन। इसका सर्ज आया, इसके सर्ज ने क्या करवाया, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इसको रप्चर करा दिया। यहाँ पे रप्चर होने से ये ओवम दिख रहा है, जैसे ये बाहर आ गया, ओव्यूलेशन हो गई। तो ओवुलेशन में ईस्ट्रोजन की पीक है, LH और FSH की पीक है। अब लास्ट फेज अपना कौन सा है, ल्यूटियल फेज, जिसको सिक्रीटरी फेज भी बोलेंगे। तो ल्यूटियल फेज में क्या होगा, ये जब ओवुलेशन हुआ उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स के रिमेन्स होते हैं उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ल्यूटियम का मतलब होता है येलो, येलो कलर का होता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम ना बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, और ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है बट कम, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है। इस प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होगा, ये प्रोजेस्ट्रॉन ही बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है, जिसकी वजह से ये देखो प्रोजेस्ट्रॉन की लाइन में प्रोजेस्ट्रॉन की पीक आ गई यहाँ पे। साथ में ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट कर रहा है, इसलिए ईस्ट्रोजन की भी पीक आई है, बट प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा करेगा कंपेयर टू ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन की दो पीक क्यों है, एक तो फॉलिकल्स उसको रिलीज कर रहे थे, तो और दूसरी पीक क्यों है ईस्ट्रोजन की, जो कॉर्पस ल्यूटियम है डेवलपिंग वो भी रिलीज कर रहा है ईस्ट्रोजन को, लेकिन ज़्यादा प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो ये प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है, ये जो एंडोमेट्रियम को ईस्ट्रोजन ने रीजनरेट किया था उसको भी मेंटेन करके रखेगा। तो जब तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है ये मेंटेन रहेगा, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होने लग जाएगा ये लाइनिंग शेड हो जाएगी और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन फिर से हो जाएगी। एंड अपना जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये भी नेगेटिव फीडबैक देगा LHFSH को, तो उनके लेवल भी वापस से पीक उनकी कम होने लग जाएगी, लो हो जाएंगे। तो थ्योरी में भी यही लिखा है। नेक्स्ट अपना कौन सा है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जो उसके रिमेनिंग पार्ट थे वो तो बर्स्ट हो गया था ना, फट गया था, रप्चर हो गया था, तो अब उसके बचे हुए जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एज द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन which is essential for the maintenance of endometrium।
मेंटेनेंस करेगा। और रीजनरेट किसने किया था? ईस्ट्रोजन ने। कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन भी निकालेगा थोड़ा, कंपेयर टू प्रोजेस्टेरॉन कम ईस्ट्रोजन निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा निकालता है। सच एन एंडोमेट्रियम, जिसको ये प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन कर रहा है। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। अगर ओवम फर्टिलाइज होता है ना तो इम्प्लांटेशन के लिए चाहिए थी ऐसी मेंटेन्ड ओवम, सॉरी एंडोमेट्रियम, और बाकी जो भी इवेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के उसके लिए। ड्यूरिंग अब प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो 14 दिन बाद ल्यूटिल फेज फिक्स होता है 14 डेज़ का। तो 14 दिन बाद क्या होगा, ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस करेगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स कम होंगे एंड नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, ये लाइनिंग शेड हो जाएगी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी में क्या होगा, सारे के सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स जो है वो रुक जाएंगे और मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी प्रेगनेंसी में। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिन बाद 14 डेज बाद डिजनरेट हो जाएगा। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था वही तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रही थी। अब यही डिजनरेट हो गया अपना कॉर्पस ल्यूटियम, तो एंडोमेट्रियम क्या होगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, वो टूट जाएगी उसकी लाइनिंग और मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी जिसकी वजह से, एंड दस मार्किंग अ न्यू साइकिल। ह्यूमन बीइंग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेनार्की क्या थी, फर्स्ट साइकिल इज मेनार्की एंड मेनोपॉज क्या है, लास्ट साइकिल। तो याद रखना मेनार्की एंड मेनोपॉज, मेनार्की इज फर्स्ट एंड मेनोपॉज इज लास्ट। मेनोपॉज के बाद क्या होता है ना, सारी साइकिल तो रुक जाती है, तो जो LHFSH होते हैं उनके जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है वो तो बहुत कम हो जाते हैं, एंड LH और FSH जो है उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो मेनोपॉज के बाद वाली जो विमेन होती है उसमें LHFSH ज़्यादा होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होते हैं। ये इस पर एक नीट में क्वेश्चन आ रखा था इसलिए मैंने बता दिया, नोट कर लेना ये चीज़। लेकिन प्रेगनेंसी में इसका उल्टा होता है, प्रेगनेंसी में LH और FSH कम हो जाएंगे एंड प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ करेगा एंड जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब कॉइटस में क्या होता है, कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होता है, सीमन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वजाइना, दिस इज कॉल्ड कॉपुलेशन। और द प्रोसेस बाय विच जो सीमन रिलीज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको इंसेमिनेशन बोलेंगे। सीमन के वजाइना के अंदर जाना इज इंसेमिनेशन। अब स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, दे विल स्विम रैपिडली पास थ्रू दी सर्विक्स, वजाइनल कैनाल से सर्विक्स में जाएंगे, यूट्रस में जाएंगे, फाइनली एम्पुलरी रीजन में चले जाएंगे फेलोपियन ट्यूब के। यहाँ पे स्पर्म्स रिलीज हुए होंगे वजाइना में, इनको क्या करना है, स्विम करके जाएंगे ऊपर ये सर्विक्स से, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में एंटर करेंगे एंड एम्पुलरी रीजन में पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवम वेट कर रहा होता है। They reach the ampullary region of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region. तो दोनों ampullary region में आते हैं अपने sperms भी and ovary भी। ampullary region में क्या होती है, fertilization। तो ampullary region में fertilization will take place. Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulations lead to fertilization. तो इस पे से इस पैराग्राफ से भी assertion reason आ सकता है कि एक लाइन ये वाली दे देंगे पहले, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन, तो ये ट्रू हो जाएगा। एजर्शन लिखी होगी, ये ट्रू होगी एजर्शन। फिर रीजन में ये वाली लाइन लिख देंगे, दिस इज रीजन, वैसे तो नहीं लिखेंगे दिस इज द रीजन, बस ऐसे लिख देंगे ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, तो ये रीजन हो जाएगा। ये रीजन जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा, एजर्शन भी करेक्ट है, और रीजन जो है एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। अगर वो एजर्शन रीजन देते हैं तब, उनका कभी भी माइंड चेंज हो जाता है, वो लोग जब मर्जी उनका मन करता है एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन डाल देते हैं, जब मर्जी हटा देते हैं। बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में से कहाँ से कैसे उठ के आ सकता है, दैट इज़ वाई एनसीईआरटी रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब दोनों साथ में साइमल्टेनियसली एक टाइम पे ही वो एम्पुलरी रीजन में पहुँचे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी। क्यों, इसका रीज़न होता है कि ओवम जो होता है ना वो 24 आवर्स के लिए वाइबल होता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो अगर ओवम आ गया एम्पुला वाले रीजन में लेकिन स्पर्म्स नहीं आए 24 घंटे तक, तब वो मर जाएगा, और उसके बाद आएंगे तो बेकार हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत टाइम गैप है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और स्पर्म्स का लाइफ स्पैन होता है 3-4 दिन का,
तो इस लाइफ स्पैन वाले रीज़न की वजह से इनको सही टाइम पे पहुंचना होता है, वरना इसीलिए सारी पॉपुलेशंस के जो होती हैं वो दे डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. सिंपल है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, डाइप्लॉइड जाइगोट बनेगा. और स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं दोनों. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम. अब ओवम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. ये ओवम है. ओवम क्या होता है, एक सेकेंडरी oocyte होता है. ये जो पिंक कलर की बना रखी है ना, ये इसकी पिंक कलर में पेरीवेटिलिन स्पेस है. इसके अराउंड स्पेस है थोड़ा सा, और उस स्पेस के बाहर जो लेयर है डार्क ग्रीन, दिस इज द जोना पेलुसिडा. ये एक एसेल्युलर लेयर होती है, और ये सेकेंडरी oocyte ही इस लेयर को सिक्रीट करता है. ये पढ़ा था ना जब oogenesis पढ़ा था. और इस लेयर को सराउंड करके रखती हैं बाहर बहुत सारी ग्रेनुलोजा सेल्स होती हैं. कोरोना रेडिएटा के सेल्स भी बोलते हैं इसको, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा या ग्रेनुलोजा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स. ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ये टर्म्स. तो स्पर्म को क्या करना पड़ेगा, ये जो जोना पेलुसिडा है ये काफ़ी टाइट लेयर होती है, इसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, इसके थ्रू जाना पड़ेगा, तभी जाके वो फर्टिलाइज कर सकता है. इसीलिए तो इसके पास एक्रोजोम था ना, जिसमें एंजाइम्स थे, जो इसको एंजाइम्स थे जोनालाइजेंस, जोना को पेनिट्रेट करने के लिए एंजाइम्स थे जो इसको ब्रेक करते, तभी ये जाके इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा और फर्टिलाइजेशन हो पाएगी. तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम, इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन. इसमें इसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें चेंजेस करवाएगा दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स. एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करना चाहिए, इसलिए बाकी सबकी एंट्री ब्लॉक कर देगा एक स्पर्म. दस इट एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज इन ओवम. अगर ज़्यादा फर्टिलाइज कर देते तो प्लॉइडी तो चेंज हो जाती ना. अगर 2 कर देते फर्टिलाइज तो n+n+n ट्रिप्लॉइड हो जाता, तो कुछ और ही बन जाते हैं इंसान के अलावा. तो इसलिए एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा. द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोजोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा. एक्रोजोम की सिक्रीशंस होती हैं विच आर एंजाइम्स जो इसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे, एंड द प्लाज्मा. दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन. ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन की बात हो रही है, ऑफ द सेकेंडरी oocyte. आ गई ना वो लाइन, सेकेंडरी oocyte था अभी तक. ओवम जो ओवुलेशन के बाद जो रिलीज होता है वो एक सेकेंडरी oocyte था. जब स्पर्म उसके साथ फ्यूज करता है तब जाके उसकी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है. द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल. फीमेल में दोनों डिविजन अनइक्वल है, फर्स्ट मियोसिस भी सेकेंड भी. और क्या बनती है साथ में, अनइक्वल छोटे साइज की पोलर बॉडी, एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम ooted. अब जाके ओवम बना है. सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम फ्यूज टुगेदर. और जो इसका न्यूक्लियस है दोनों का वो फ्यूज कर जाएगा टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, जाइगोट बन जाएगा. अब जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो सिंपल सी बात है ना, 46 क्रोमोसोम्स होंगे. वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी, ये सब ना इसमें ये लिखा है कि जो बेबी का सेक्स होता है वो फादर से डिटरमाइन होता है. मेल क्या होता है, जो मेल होता है वो होता है XY, एंड फीमेल जो होती है वो होती है XX. तो इसके जो गैमेट बनेंगे, मेल के जो होंगे 50% गैमेट्स में X होगा, क्योंकि गैमेट्स में तो एक ही सेट, दोनों में से एक ही जाएगा ना, आधे क्रोमोसोम्स जाते हैं, और 50% जो बनेंगे उसमें Y होगा. फीमेल के 100% में X ही होगा सारे के सारे में. तो फीमेल का तो डिटरमाइन सेक्स कर ही नहीं सकता, X ही कैरी करेगा इसका जो ओवम होगा. मेल का डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला इसके X के साथ फ्यूज़ कर रहा है. अगर X फ्यूज़ करेगा जाके तो फीमेल बन जाएगी, और अगर Y जाके फ्यूज़ करेगा तो मेल बन जाएगा. तो बेबी का सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स ऑफ द फादर एंड नॉट बाय द मदर. तो यहाँ पे यही लिखा है, सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ. लेट अस सी हाउ. एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX एंड इन मेल इज XY. देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, प्रोड्यूस बाय फीमेल हैव सेक्स क्रोमोसोम X. जो फीमेल गैमेट होगा उसमें सिर्फ X ही होगा, लेकिन मेल के पास स्पर्म्स जो हैं उसमें या तो X हो सकता है, Y हो सकता है. तो 50% स्पर्म्स विल कैरी X एंड अदर 50% विल कैरी दी Y. आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स द जाइगोट वुड कैरी ईदर XX और XY. जाइगोट या तो अगर X और X फ्यूज करे तो XX बन गया, फीमेल के X के साथ अगर Y आके फ्यूज किया तो XY बन गया. डिपेंडिंग वेदर द स्पर्म, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फीमेल से तो एक ही आ रहा था X, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज द ओवम. ये स्पर्म पे डिपेंड कर रहा है कि X वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया या Y वाले ने.
द जाइगोट कैरिंग XX वो फीमेल बना लेगा एंड द XY वुड बी अ मेल. तो that's why scientifically it is correct to say that sex of the baby is determined by the father and not by the mother. People blame the mother na for having a female baby, so this is wrong. The sex of the baby is determined by father. अब जाइगोट बन गया. जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? माइटोसिस होगा. जाइगोट में माइटोसिस, माइटोटिक डिविजन होती है, याद रखना. माइटोसिस स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट. एम्पुला में तो जाइगोट बन गया था, एम्पुला रीजन में. एम्पुला के बाद इस्थमस आता है ना, इस्थमस के थ्रू मूव करके वो यूट्रस में जाएगा. तो यहाँ पे लिखा है मूव्स थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज. ये जो माइटोटिक डिविजन हो रही है ना जाइगोट के अंदर, इसे क्लीवेज बोलते हैं टुवर्ड्स द यूट्रस, एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स. अब देखो ये डायग्राम. ये ओवम है, स्पर्म्स फ्यूज किए, बन गया जाइगोट. अब जाइगोट जैसे जैसे मूव करेगा ना इसके थ्रू, ये एम्पुलरी रीजन में फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हुआ था, यहाँ पे जाइगोट बना था, तो इस्थमस के थ्रू मूव करके यूट्रस में पहुंचेगा इम्प्लांट होने के लिए. तो जैसे जैसे यहाँ पे जाएगा, इसमें क्लीवेज, माइटोटिक डिविजन्स होंगी, माइटोसिस होगी, जिसको इसमें जाइगोट में उनको बोलते हैं क्लीवेज. सेल्स का क्लीवेज हो रहा है. और कैसी सेल्स बनेंगी? जाइगोट सिंगल सेल था ना, पहली जब डिवीजन होगी तो 2 सेल बनेगा, फिर सेकेंड डिवीजन से 4 सेल बनेगा, थर्ड डिवीजन से 8, फोर्थ से 16 डॉटर सेल्स. और ये जो डॉटर सेल्स बन रही है ना इसके अंदर, ये पूरा एक जाइगोट है, 2, इसमें 4 बन गई, इसमें 8 बन गई. तो एक एक सेल को, हर एक सेल को जो डिवीजन से बन रही है उसको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं. और ये जो डिवीजन होती है ना जाइगोट के अंदर, याद रखना, इट इज़ द इंटरफेज विदाउट ग्रोथ फेज. इसमें ग्रोथ नहीं होती. गैप, जो ग्रोथ फेज था ना G1 G2 वो एब्सेंट होता है. नॉर्मली क्या होती है, सेल साइकिल में समझाया था ना, पहले सेल ग्रो करती है फिर डिवाइड करती है ताकि सेम साइज की सेल्स बने, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, एक नॉर्मल सेल है, ग्रोथ फेज के बाद क्या होगा, ये साइज में बड़ी हो जाएगी. फिर जब माइटोसिस होगी इसमें, तो 2 सेल बन जाएंगे इससे. तो जो 2 सेल बनेंगी, क्योंकि ये पहली वाली से डबल साइज की हो गई थी, तो 2 जो सेल्स बनेंगे वो पुरानी के सेम साइज के सेल्स होंगे. लेकिन जो जाइगोट है उसमें ऐसी डिवीजन नहीं हो रही, उसमें बिना ग्रोथ के डिवीजन हो रही है. तो ये जाइगोट था, इसमें सीधा डिवीजन हो गई, ग्रोथ नहीं हुई. तो जो नई सेल बनेंगी वो साइज में आधी हो जाएंगी इसके साइज की, फिर इनमें फिर से डिवीजन होगी तो और छोटे सेल्स हो जाएंगी. तो इसलिए सेल का साइज कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो ये यहाँ पे देखो 2 सेल है, अब ये इससे छोटी सेल बनी, इधर और छोटी छोटी सेल्स बन रही है, लेकिन ये बाहर इसको सराउंड जो कर रही है वो ज़ोना पेलुसिडा है, उसके अंदर ये सारी सेल्स अरेंज्ड है. 8 to 16 सेल्स पे इसको मोर्यूला बोलते हैं. 8 to 16 सेल्स जब इसमें होती है तो मोर्यूला बोलते हैं. उसके बाद 64 सेल्ड, ये भी मोर्यूला है, मलबेरी लाइक. इसके बाद 64 सेल्ड आता है ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या होता है, एक तो आउटर होता है, ये जो आउटर कवरिंग है पूरी, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं. और इनर सेल मास होता है अपना, एम्ब्रियोब्लास्ट इसको बोलते हैं. और अंदर कैविटी होती है जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, कैविटी को. तो ये अपना ब्लास्टोसिस्ट है, यही जाके इम्प्लांट हो रहा है यहाँ पे. ये ब्लास्टोसिस्ट इज बीइंग इम्प्लांटेड हियर. दी एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स, जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमेयर है, उसको मोर्यूला बोलेंगे. मोर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड, वो डिवाइड होता रहेगा एंड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट. मोर्यूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा जिसमें 64 सेल्स होते हैं. एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, जैसे जैसे वो यूट्रस में जाएगा वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा. ब्लास्टोमेयर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर. अब जो ब्लास्टोसिस्ट है ना उसमें अरेंजमेंट है, मोर्यूला तक तो ऐसे पूरा भरा हुआ था सेल से. अब ब्लास्टोसिस्ट जो है अपना, उसमें जो मेरे ब्लास्टोमेयर्स है वो अरेंज हो जाएंगे. एक तो आउटर लेयर बना लेंगे जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल अंदर एक ग्रुप में जमा हो जाएंगे, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है छोटा सा, वैसे ग्रुप में बना लेंगे ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट. जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होगा उसको बोलेंगे इनर सेल मास, या फिर उसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि यही एम्ब्रियो बनाएगा. ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम. जो ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर वाली लेयर है कवरिंग है वो एंडोमेट्रियम से अटैच होगी, ऑब्वियस सी बात है, अंदर वाली थोड़ी ना अटैच हो सकती है. एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो. इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा. आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली. जैसे वो यूट्राइन सेल से अटैच होगा वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाएंगी और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी, अपने अंदर ले लेंगी, और जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन हो जाएगी. एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम. जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाएगा, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाले लेयर में,
और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन होता है तभी प्रेगनेंसी होती है। जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो तब तक प्रेगनेंसी नहीं होती। इम्प्लांटेशन होते ही इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विच इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन हो गई थी इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन दी ट्रोफोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आएंगी, उसको क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। ये इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, ये पूरा ट्रोफोब्लास्ट है कवरिंग वाला पार्ट। अंदर इनर सेल मास जो था उसने एम्ब्रियो बना लिया डिफरेंशिएट होके। और ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस दिख रही हैं ये होती हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड। इस पूरे को किसने सराउंड कर रखा है, यूट्राइन टिश्यू ने मेटरनल ब्लड में। ये भी विजिबल है ना, ये विलाई है, इसके पूरे अराउंड क्या है, मेटरनल ब्लड है एंड मेटरनल टिश्यू है, यूट्राइन टिश्यू। द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। ये एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट कर जाते हैं। इंटरडिजिटेशन का मतलब है ऐसे जैसे हम अपने फिंगर्स को इंटरडिजिटेट करते हैं, ऐसे ये कोरियोनिक विलाई एंड मेटरनल यूट्राइन टिश्यू जो ये इंटरडिजिटेट हो जाते हैं विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, फीटस एंड मैटरनल बॉडी। माँ और बच्चे के बीच में एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या है, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट देगा। एंड रिमूवल क्या करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। CO2 तो हमारी बॉडी से भी निकलना होता है, तो बेबी की बॉडी से भी निकलना होगा, फीटस की बॉडी से भी निकालना होगा। एंड जो उसके एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे वो यूट्रस के अंदर तो नहीं निकालेगा ना, प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में आएंगे, मदर की बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, और निकाल क्या रहा है एम्ब्रियो से, CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब एम्ब्रियो से ये कनेक्टेड होगा किसी चीज़ के थ्रू, किसके थ्रू होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करेगी, हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के पास भी लेके आएगी और उससे दूर भी लेके आएगी। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक रास्ता है जिसके थ्रू ये सब हो पा रहा है। ये कनेक्ट कर रहा है प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को। दी प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी प्लेसेंटा एक्ट करता है। और क्या प्रोड्यूस करता है, कौन कौन से हार्मोन्स, उन हार्मोन्स का नाम पूछते हैं। कुछ हार्मोन्स है जिसके नाम याद रखना है, लाइक HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HCG क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो सिक्रीट कर पाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स ये भी रिलीज करता है। तो क्या क्या रिलीज कर रहा है, प्लेसेंटा, HCG, HPL, ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रोजन्स। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन। रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। रिलैक्सिन हार्मोन कौन निकालता है, ओवरी। ओवरी के अंदर भी कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। रिलैक्सिन हार्मोन निकालता है लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में, जो कि रिलैक्स करवाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को। अब एक ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एक तो ये हो गया कि प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन्स निकाल रहा है, 4 हार्मोन्स है, HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स। फिर रिलैक्सिन कौन निकालता है, ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम निकालता है लेटर फेज में। फिर कौन से हार्मोन्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में मिलते हैं। अब ये वाले जो हैं HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो हमारा प्लेसेंटा निकाल रहा है, इसमें से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन तो नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं ना। तो कौन से हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं, वो है HCG, HPL, रिलैक्सिन। 3 हार्मोन्स है, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। ये आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कभी नहीं मिलेगी। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजेंस हो गए, प्रोजेस्ट्रॉन्स हो गए, ये तो देख ही लेते हैं। इसके अलावा कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल याद रखना है, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये भी इंक्रीज हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन तो याद हो जाएगा क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, प्रोजेस्टेरॉन ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। याद दो रखने, थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, फीटस को चाहिए होता है ये, उसके लंग्स में सर्फेक्टेंट होता है, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है अपना कॉर्टिसोल। क्योंकि जब डिलीवरी के बाद तो लंग्स मैच्योर हो जाएंगे और उसी के थ्रू उसको सांस लेना है, तो उसमें हेल्प करेगा अपना कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। थायरॉक्सिन भी बढ़ता है क्योंकि ये भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर थायरॉक्सिन कम होगा तो बच्चा जो होगा वो उसकी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगी, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी।
तो ये सारे इंक्रीज़ हो जाते हैं मैटरनल ब्लड में। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए। सब मेटाबॉलिक चेंजेस इन दी मदर के अंदर भी चेंजेस है तो उसके लिए भी चाहिए, फीटल ग्रोथ के लिए भी चाहिए, एंड प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस के लिए भी सारे हार्मोन्स चाहिए। अब इस डायग्राम में ये तो एम्ब्रियो है, ये जो दिख रही है दिस इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये जो दिख रहा है पूरा ये अपना प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा की विलाई है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेजल्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज होगा। ये कैविटी है यूट्रस की जो पूरी रेड कर रखी है, और ये यॉक सैक है, ये छोटा सा जो दिख रहा है दिस इज द यॉक सैक। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, इम्प्लांटेशन हो गई उसके बाद क्या होगा, इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो। ये दिख रहा है इनर सेल मास ने एम्ब्रियो को बना लिया। कैसे बनाता है, तुरंत नहीं बनाता। इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो अपना बनाएगा वो डिफ्रेंशिएट होगा कुछ लेयर्स में। एक आउटर लेयर बनाएगा जिसको एक्टोडर्म बोलेंगे, एक्टो का मतलब है आउटर, एंड एन इनर लेयर बनाएगा जिसको एंडोडर्म बोलेंगे। और फिर बाद में मीजो का मतलब होता है बीच में, मीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दोनों के बीच में बाद में मीजोडर्म आ जाएगी। तो 3 लेयर्स बन जाएंगी। दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल द, ये तीनों लेयर जो है सारे टिश्यू बनाती है इन द एडल्ट्स। इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स होती हैं इनर सेल मास के अंदर। स्टेम सेल्स जो होती हैं दे हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तभी तो इनर सेल मास क्यों एक एम्ब्रियो बना पा रहा है, क्योंकि उसके पास स्टेम सेल होती हैं। स्टेम सेल ही सारे ऑर्गन टिश्यू बना सकती हैं, तो इसलिए इनर सेल मास जो है वो पूरा फीटस, पूरा एम्ब्रियो बना सकता है। अब ह्यूमन प्रेगनेंसी तो 9 मंथ्स की होती है, सब में अलग अलग होती है। कैट्स में 2 मंथ्स की होती है, डॉग्स में भी 2 मंथ्स की होती है, एलिफेंट्स में 18 मंथ्स की होती है, सब में अलग अलग होती है। तो ये टाइम नहीं पूछते, ह्यूमन्स की पता होनी चाहिए, बस 9 मंथ्स की होती है। ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी दी हार्ट इज़ फॉर्म्ड, ये इस पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये इवेंट्स पता होने चाहिए। 1 मंथ में तो हार्ट बन जाएगा। फर्स्ट साइन कैसे पता चलेगा फीटस ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी हार्ट बीट सुनते हैं स्टेथोस्कोप से केयरफुली। तो फर्स्ट मंथ में हार्ट बन गया। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ के एंड में लिम्स एंड डिजिट्स आ जाते हैं। तो ये कैसे याद रखेंगे, सेकंड, हाथ भी 2 होते हैं पैर भी 2 होते हैं, तो सेकंड मंथ में 2 हाथ पैर बन जाते हैं, लिम्स बन जाते हैं, और लिम्स बने तो उसकी डिजिट्स भी बनेंगी। फर्स्ट मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हार्ट बन गई, सेकंड मंथ में 2 चीज़ें बन गई, लिम्स एंड डिजिट्स। बाय द एंड ऑफ 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, 3 मंथ्स हो गए। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो बन जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ये सब बन गए। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, मूवमेंट एंड हेयर ऑन द हेड 5th मंथ में ऑब्जर्व होंगे। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में फाइन हेयर आ जाएंगे पूरी बॉडी पे। आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, आई लैशेज आर फॉर्म्ड, एंड बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर द डिलीवरी। एंड जब पूरा 9 मंथ्स का पीरियड ओवर हो जाएगा तो पार्चुरेशन विच इज़ डिलीवरी होगी, एंड उसके बाद बेबी मिल्क सक आउट करेगा विच इज़ लैक्टेशन। तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 9 मंथ्स, जिसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं 9 मंथ्स का। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस। अब प्रेगनेंसी के एंड में यूट्रस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से फीटस की डिलीवरी हो जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी जो होती है, चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है उसको पार्चुरेशन कहते हैं। तो 9 मंथ्स का जो पीरियड था उसको जेस्टेशन पीरियड, और डिलीवरी को पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, पता होना चाहिए। न्यूरो एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स का भी रोल है, नर्व्स का भी रोल है, न्यूरॉन्स का भी रोल है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है ये। सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फीटस एंड द प्लेसेंटा। ये पूछते हैं कि सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा से सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं। विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अभी सिर्फ माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुई हैं। इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब फीटस जो है वो बाहर आना चाहता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्योंकि किसने इनिशिएट करी थी, फीटस एंड प्लेसेंटा ने। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब क्या है, ऑक्सीटोसिन निकलेगा मैटरनल पिट्यूटरी से। यहाँ पे भी कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे कभी कभी मैटरनल पिट्यूटरी की तरह वो लिख दे तरह की जगह वो लिख देते हैं फीटस का पिट्यूटरी। तो मैटरनल पिट्यूटरी, क्योंकि मैटरनल यूट्रस पे काम करना है ना, उसकी इंजेक्शन करानी, तो माँ का ऑक्सीटोसिन निकलना चाहिए ना, तो मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलेगा। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है वो यूट्राइन मसल्स पे एक्ट करेगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो पहले माइल्ड थी उसको स्ट्रॉन्गर करवा देगा। और ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी ये फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज सिक्रेट करवाएंगी, सिक्रेशन को रिलीज स्टिमुलेट करेंगी।
तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया, बार बार ये चीज़ चलती रहेगी। ऑक्सीटोसिन और निकल के और कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन को फिर से सिग्नल देंगे और वो और निकलेगा और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी until the delivery of the baby is done. The stimulatory reflex between uterine contraction और यूट्रस में कौन सी लेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है, मायोमेट्रियम, एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हर सिक्रीशन के साथ बढ़ती जाएंगी. दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, पार्चुरेशन. Soon after infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है तुरंत. दी मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे इनमें डिफरेंशिएशन चल रही थी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोड्यूस करने लगेंगे एंड ऑफ द प्रेगनेंसी तक. प्रेगनेंसी के टाइम पे तो नहीं करेंगे, एंड में करेंगे बिकॉज तभी चाहिए. इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन. मिल्क प्रोडक्शन को लैक्टेशन बोलते हैं. दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न. द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम. इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या बोलते हैं उस मिल्क को, कोलोस्ट्रम बोलते हैं. और ये जो कोलोस्ट्रम होता है ना, IgA रिच होता है, इसमें IgA एंटीबॉडीज होती हैं which contain several antibodies, absolutely essential to develop resistance for newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing up healthy baby. तो IgA रिच होता है, कोलोस्ट्रम बोलते हैं फर्स्ट मिल्क को, फर्स्ट मिल्क को बोलते हैं कोलोस्ट्रम. इनिशियल थोड़ा सा कुछ दिन तक जब होता है. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. प्लीज़ रीड इट्स NCERT एंड ट्राई टू रीड NCERT ऑफ ऑल द चैप्टर्स बिकॉज NCERT इज़ द की. Without NCERT, it's not easy to read and understand the questions, क्योंकि NCERT की लाइन्स से ही उठ के क्वेश्चंस आते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द हाई टाइम टू रीड NCERT. दिस टाइम February, March, April, this time is only for NCERT. So please read NCERT as much as you can.